हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? तो भैया तीसरा दिन है, भूले तो नहीं हो? एग्जाम किस दिन है? 5 मई 2024। तो भैया भूलना नहीं है, ऐसा नहीं कि भूल गए, अरे सर, अरे अभी तो पढ़ना शुरू किया सर, क्या बात कर रहे हो भैया। ये तीसरे दिन एक चैप्टर खत्म हो गया। ये तीसरे दिन आज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। मूल कॉन्सेप्ट ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज के आज। कोशिश करेंगे कि भैया जितने ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चंस करें, साइड बाय साइड आपको चीज़ें करें। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, तो बहुत सारे लोगों को था कि सर होमवर्क में सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में दिया था आपको खुद से करने के लिए। क्योंकि जो लोग 11th 12th या आप बोल सकते हैं किस लेवल पे हैं, उनको ये बेसिक चीज़ें आती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक बार होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ को। राउंडिंग ऑफ दिया था, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि 14.76 है, मुझे ना इतना बड़ा आंसर नहीं चाहिए, मुझे ना ये 6 हटा दो, ये 6 हटाओ, मैं एक ही डिजिट फिल करना चाहता हूं, मुझे 2 डिजिट नहीं चाहिए। तो मैं 6 हटाने जाऊंगा, तो जो नंबर हटाने जाते हैं या जिसको राउंड ऑफ करने जाते हैं, जिसको हटाने जाते हैं, उसको देखिए, ध्यान सुनिएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं खुद से, बहुत अच्छा, आप वीडियो स्किप करके आगे चले जाइएगा। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं, चाहे जो चीज़ें, अरे सर मुझे तो फिर से पढ़ा दीजिए, तो एक ज़्यादा नहीं लगेगा। लास्ट क्लास का होमवर्क 10 मिनट में डिस्कशन करके फिर स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। ये देखिएगा सर, ये 5 से बड़ा है, तो राउंडिंग ऑफ का एक बेसिक रूल है कि अगर देखिएगा जिस नंबर को डिजिट टू बी रिमूव्ड, जो डिजिट को आप हटाना चाहते हो, टू बी रिमूव्ड, जिस डिजिट को आप हटाना चाहते हो, और उससे पहले वाले डिजिट को हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। उससे पहले वाले डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग डिजिट। ध्यान से देखिएगा, डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर आप डिजिट टू बी रिमूव्ड को देखेंगे, जिस नंबर को आप हटाना चाहते हो, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, तो यहां पर ऐड 1 करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करना पड़ेगा? 1 से ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप इसको हटाना चाहते हो, सर इसको हटाने की कोशिश करोगे, सर क्या हो जाएगा? इसको हटाने की कोशिश करोगे, 14.8 हो जाएगा। अगर ये लेस देन 5 है, तो सर कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा। मतलब अगर मैं यहां पर ये लिखता 14.72 लिखता, और मैं तुमसे बोलता कि सर अब एक ही डिजिट में राउंड ऑफ करो, तो तुम 2 को हटाते और 2 हटाते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस नंबर को आप रिमूव करने वाले हो, जिस नंबर को आप हटाने वाले हो, उस नंबर को देखो, वो ग्रेटर देन 5 है तो उससे पहले वाले को +1 कर दो, लेस देन 5 है कोई चेंज नहीं। अगर इक्वल टू 5 हो गया, अगर इक्वल टू 5 हो गया, तो उस केस में देखो कि प्रीसीडिंग डिजिट कैसा है। इक्वल टू 5 हो गया, प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो ऐड 1 कर दो, अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो ऐड 1 कर दो, इवन है तो क्या करोगे? कोई चेंज नहीं करोगे, कोई चेंज नहीं करोगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करोगे। तो ये डिजिट टू बी रिमूव्ड, जिसको हटाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां दे देता 14.75, मैं बोलता भैया अब बताओ इसको 5 को हटाओ, तो तुम इसको हटाने वाले हो, तो सर इससे बगल पहले वाले डिजिट को देखो, ये इवन है या ऑड है? ऑड है, तो सर इसकी वैल्यू क्या करेंगे? 1 ऐड कर दो, हो गया। दिस इज राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने गए, जैसे आप कभी देखोगे दुकानों पे ऐसे लिखा होता है ना 399 रुपीज, ये क्या है? इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो वही राउंड ऑफ है, देख लो कौन सा डिजिट हटा रहे हैं। ये बेटा शॉर्ट नोट्स में इतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। ये एक होमवर्क था। फिर मैंने बताया था आपको एक होमवर्क में सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे कि सर जो डिजिट्स मीनिंगफुल डिजिट्स हो, जिनको हम बोलते हैं, एनसीईआरटी में लाइन है मीनिंगफुल डिजिट्स, मतलब जिनकी मीनिंग्स हैं, जिनकी वैल्यूज आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं ऐसे 0 लिखूंगा तो तुम मजाक उड़ाओ, सर क्यों लिखा 0? अरे भाई नहीं भी लिखता तो भी 0 था। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, तुम एक बार सोचने को पड़ जाओगे सर क्या बोलना चाह रहे हैं, 1 2 3 क्या है? ये कोई नंबर है, कोई पैसे हैं, क्या है? तो ये नंबर क्या है? इनकी वैल्यूज होती हैं, मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो वही मीनिंगफुल डिजिट्स की बात कर रहे हैं। आपको इनके कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स लाइक 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कहानी कहां से आती है? 0 के साथ। अब 0 जितना भी होगा, 0 जितने भी पहले होंगे प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब अगर आपको ऐसा दिया है तो इसके अंदर ये जो लेफ्ट में पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले लेफ्ट में जितने भी हैं, उससे पहले वाले 0 जितने भी हैं, वो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि सर आप इसको चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.4 × 10⁻³ लिख सकते हैं।
साइंटिफिक नोटेशन आप लिख सकते हैं तो 2.4 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। मैथ्स के टर्म में 0.00 का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो उससे पहले वाले सारे के सारे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब अगर मैं इसके बारे में बात करूं 0 0 2 0 4, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये सर सिग्निफिकेंट है। ये देखो ये नॉट सिग्निफिकेंट है, कोई जरूरत नहीं, काट दो, इसको काट दो, लेकिन ये बीच वाले जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर, ये हम बोल देते हैं डेसिमल साइड के बाद जो होते हैं, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ये जीरोस सिग्निफिकेंट है, ये जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सब सिग्निफिकेंट। राइट साइड ऑफ द डेसिमल वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। एंड द लास्ट वन एनसीईआरटी की लाइन, अगर कुछ नंबर्स ऑब्जेक्ट का काउंट कर रहे हो तो उसमें इनफाइनाइट होते हैं। कैसे, ये पेन काउंट करोगे तो इसको 1 लिख दो, इसको 1.0 लिख दो, 1.00 लिख दो, 2 लिख दो, तो ये क्या है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है सर। इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि 1 के अलावा तो 1.00, ये पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं वो क्या बताते हैं सर, एक्यूरेसी बताते हैं। बोलते हैं कि यार यहाँ तक जाके बंदे ने चेक किया कि भाई यहाँ तक जाके प्रिसाइजली, यहाँ तक जाके डेसिमल के अगले डिजिट तक, अगले डिजिट तक, अगले डिजिट तक चेक करके आया। सर इसमें तो कुछ चेक करने का क्या है, 1 है, 1 है तो 1 है, मैं हूँ तो मैं हूँ, मेरे बगल में ऐसा थोड़ा, मेरे बगल में कोई साइड में मेरा कुछ वो होगा, भूत होगा, ऐसा नहीं होगा। 1 का मतलब 1 ही होगा। ये पेन है तो पेन है, अब इसको 1 लिखो, 1.0 लिखो, 1.00 लिखो, कुछ भी लिखो सर, इसके कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। बस याद रखिएगा ये काउंटिंग है। कोई गलती से बोल दे कि मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट में नहीं होता सर। अगर मैं इस नंबर को बोल रहा हूँ एक पेन, तो एक पेन में इनफाइनाइट होगा। लेकिन मैं बोलूँ सर इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर के हो सकता है 10.00 लिखूँ, 10.11 लिखूँ। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4। जैसे मैं बोलूँ कि यार अपनी इंडिया में कितने लोग हैं, तो अपने पास बोलेंगे ना 140 करोड़, ये वो डेसिमल में नहीं आएगा, एग्जैक्ट आएगा, एक नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि डेसिमल में कोई बच्चा काउंट कर रहे, साल आधा बच्चा है, छोटा बच्चा, ऐसा नहीं काउंट करते हम लोग, ठीक है, ऐसा काउंट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना अपने पास, जब भी हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, जब भी हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, उस टाइम पे हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स रख देते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन के ये आते हैं। चलिए बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कीजिए। वीडियो पॉज करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर बताना है। बाकी अब ऑब्वियस है, मुझे नहीं पता आप कितनी देर में करेंगे, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से आपसे परमिशन लेके मैं सोच रहा हूँ कि अब लिखना चालू करूँ। सर इसमें कितने होंगे, 3। ये देखो इसमें सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट। इसमें क्या है, ये 3 सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या है, 6 के 6 सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या है सर, सारे सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या है सर, ये वाला नहीं है, ये सर ये क्या है, 4 सिग्निफिकेंट है। ये देखिएगा इसके अंदर कितने होंगे सर, 4 होंगे। इसके अंदर कितने होंगे सर, 6 होंगे। इसके अंदर कितने होंगे सर, 6 होंगे। इसके अंदर कितने होंगे सर, 6 होंगे। इसके अंदर कितने होंगे, 4 होंगे। इसके अंदर कितने होंगे सर, 7 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लो पक्का। लेफ्ट वाले नहीं काउंट करने, राइट वाले काउंट करने हैं अगर वो डेसिमल के बाद हैं तो, और अगर अपने पास बोला जाए कि इन बिटवीन है तो वो भी काउंट करने हैं, ठीक है पक्का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ना 2022 का एक क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा। एक्चुअली जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम फाइनल आंसर जो देते हैं ना, जैसे इसका आंसर कोई बोले कि सर ये है, एग्जाम हॉल में ये जरूरी, ये आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 5.44। क्यों, क्योंकि जब फाइनल आंसर दिया जाता है तो आप ये देखते हैं कि लिस्ट डेसिमल प्लेस में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मतलब सर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, आपको ये देखो ये आंसर आया, ये आंसर आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि सर देखिए इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, तो 2 और 3 में मिनिमम कौन सा है, 2, तो आंसर हमेशा कितने प्लेस में होगा, 2 डेसिमल प्लेस में होगा। ध्यान से देखिएगा इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 2, तो सर आंसर किस में होगा, 2 में होगा आंसर। देखिए राउंड ऑफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने, 4, इसमें कितने, 2, तो आंसर किस में आएगा, 2 में आएगा। यहाँ देखिएगा 4 और 2, तो आंसर किस में आएगा, 2 में आएगा। हो गया पक्का, हो जाएगा सर, श्योर हो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम ये देखते हैं लीस्ट डेसिमल प्लेस। लेकिन अगर वही मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो वहां पर लीस्ट डेसिमल प्लेस नहीं देखते, वहां पर हम देखते हैं कि सर
लिस्ट प्रिसाइज नंबर मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं हम लोग, कितना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, इसमें कितने हैं, अरे इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, सॉरी 2, 3 कह रहा हूँ 2 इसमें कितने हैं 2, ठीक है, इसमें कितने हैं 2 है, ठीक है, इसमें कितने हैं 2 हैं। तो सर आपका आंसर भी आना चाहिए, वो इतना लंबा नहीं आएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स का आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स का आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आएगा। जैसे यहां पर देखिए ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसमें, सर इसमें कितने हो गए, सर 5 हो गए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सर 3 हो गए। तो आंसर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब आंसर किस में दोगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दोगे। यहां पर 2 में दिया, क्यों, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, यहां सिग्निफिकेंट फिगर 5 था, तो ये लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा। हो जाएगा, श्योर हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम डेसिमल प्लेस देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते टाइम, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते टाइम हम लोग क्या देखते हैं भैया, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्वेश्चन था जेई का कह रहा हूँ नीट का, मणिपुर का एक एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये पेपर दे दिया गया था। इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंसिटी दी गई है 2.15 ग्राम पर ml। देखोगे एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मास वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 2.5 ml दिया गया है। तो सर मास कितना होगा, तो मास इज नथिंग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर 2.15 इंटू 2.5, लेकिन एग्जाम हॉल में ना आंसर नहीं पूछा जा रहा कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आंसर बताइए, वो बोल रहा है कि मास के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सर मास मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर हैं। तो सर मास का आंसर किस में लिखेंगे आप, किस में लिखेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है सर, नीट 2022 का मणिपुर वाले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये। मणिपुर का एग्जाम अलग से हुआ था तो उसका क्वेश्चन है, देख लो, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। ये देख लो सर सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पूछ रहा है, इसीलिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमने बात करी थी कि भैया इसी के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिक फिजिकल यूनिट्स मैंने फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। ये मुझे बताने की जरूरत थी नहीं। टेम्परेचर ऑलरेडी आपको पता होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करते हैं तो केल्विन आता है, ऑलरेडी कल लास्ट क्लास में बता भी दिया था। और डिग्री सेल्सियस को 9/5 टाइम्स कर देंगे प्लस 32 कर देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। अब ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं नहीं, टेम्परेचर हमें पता है। ये कुछ प्रीफिक्सेज हैं, प्रीफिक्सेज मतलब जैसे मोल एक प्रीफिक्स था, वैसे ही कुछ प्रीफिक्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे नैनो है तो नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ सिमिलरली ये कुछ प्रीफिक्सेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ये आपको पहले से ही पता होता है। जैसे 10⁻1 है तो उसको क्या बोलते हैं, डे का डीए से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, कहीं डेसीमीटर लिखा हुआ है तो आप समझ जाते हैं 10⁻⁻1। सेंटी का मतलब क्या होता है सर, 10⁻⁻2। सर 10⁻⁻3 को क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। 10⁻⁻9 को क्या बोलते हैं, नैनो बोलते हैं। -12 को क्या बोलते हैं, पीको बोलते हैं। सर -15 को क्या बोलते हैं, फेम्टो बोलते हैं। सर अब ये ऊपर वाले याद रहें ना रहें, बस ये 15 तक याद होना चाहिए, ठीक है। उसमें से 2-4 आपको आता ही होगा, बस 2-4 और देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें एक दिन में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आएगा। 10 क्या था, डेका था। 10⁻2 क्या होगा, हेक्टो होगा। 10⁻3 क्या होगा, किलो होगा। सर 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा। हम लोग सब लोग गीगाबाइट, जीबी, एमबी ऐसे करके जानते हैं ना कि हाँ भाई टेराबाइट्स आजकल के टाइम पे हार्ड डिस्क टेराबाइट्स में आ गई हैं। कुछ दिनों बाद पता चला पेटाबाइट्स में आ रही हैं, फिर कुछ दिन बाद एक्साबाइट्स में आ रही हैं, जेटाबाइट्स में, योटाबाइट्स में। तो ये सब क्या बता रहा है कि सर आपके ना ये प्रीफिक्सेज हैं, जिसके आगे लगेंगे उसकी वैल्यूज उतनी टाइम्स चेंज कर देती हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है, 1 टेराबाइट 1 टीबी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर टेराबाइट्स का मतलब क्या हो गया, 10⁻12 बाइट्स लेके चलेंगे, हो गया, ठीक है। बस टी मतलब कैपिटल टी का मतलब क्या हो गया कि सर वो टेराबाइट है, टेराबाइट से ऐसे दिखेंगे, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के होमवर्क में दिया हुआ था आपको, वो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के होमवर्क में दिया हुआ था। और लास्ट क्लास के होमवर्क में जैसे अब देखो ना, मैच करो, चलो इसको मैच करो, क्या होगा, माइक्रो क्या होता है,
डेका क्या होता है? डेका सबसे पहले पकड़ो, 10 को ले जाओ। मेगा क्या होता है? मेगा सर 10 की पावर 6 को ले जाओ। गीगा क्या होता है? सर गीगा 10 की पावर 9 को बोलते हैं। फेम्टो क्या होता है? 10 की पावर -15। माइक्रो क्या होता है? 10 की पावर -6। हो गया, यही होगा शायद, पक्का। चलो, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने बेसिक चीज़ें फिनिश कर ली थी। देख भाई, होमवर्क भी देता हूँ, साथ साथ पढ़ा भी देता हूँ यार, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ मन में गिला शिकवा है तो यार सॉरी, अब थोड़ा सा भाई टाइम की कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम की चीज़ों को हमें फॉलो करना है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है, और कुछ नहीं। अगर हम देखो बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है 2 साल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना टाइम है नहीं, तो थोड़ा सा स्पीड में और थोड़ी सी चीज़ों को, कुछ लोगों का मैं देख रहा था कि सर थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा फास्ट, थोड़ा स्लो, थोड़ा कुछ कुछ को बहुत खुश हैं कि हाँ सर अच्छा हो गया, सब सिलेबस हो रहा है। कुछ थोड़ा सा जो जो भी मतलब 90% जनता जो मुझे मतलब जो दिख रहा है जो रिव्यूज़ में, उस पर तो दिख रहा है कि 90% जनता अपनी खुश है। लेकिन हाँ, जो 5-10% अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए हैं, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप चाहते हो कि अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, फिर तो बेटा कोई बात नहीं, फिर तो आप मजे लो, फिर तो आप कुछ भी कर लो, आप तो फिर उम्मीद में चले जाओ, आप फिर अभी उम्मीद भी छोड़ो, कुछ महा रिविजन कुछ आएगा, 12-14 घंटे में पढ़ लेना। यार वो सब चीज़ें बहुत कहने में आसान लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये है कि भाई पॉसिबिलिटी जो होती है ना, कम हो जाती है उनकी, ठीक है। तो वही पता है, अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो ना तो चुपचाप पढ़ाई करो, भरोसा रखो टीचर्स पे, इतना भरोसा करो, अगर अलग सर ने यहाँ खड़ा किया है तो कुछ भरोसा रख के खड़ा किया होगा, तो भाई तुम भी भरोसा रखो, बस जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो और क्लास के क्वेश्चंस को करते जाओ। मैं लिख के देता हूँ भाई, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हाँ करना तुम्हें ही है, पढ़ना भी तुम्हें ही है। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को कि सिलेक्शन से कोई किसी का सिलेक्शन कौन रोक सकता है? कोई किसी का सिलेक्शन नहीं रोक सकता एक्सेप्ट आपके, आप अपने आप को रोक लेते हो, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। ये बात लिख के देता हूं मैं, कोई भी आदमी अपने सिलेक्शन को अपने आप से रोकता है, अदरवाइज कोई दुनिया का कोई फैक्टर आज के टाइम पे कोई बोले कि सर कोटा के टीचर्स नहीं पढ़ा ले बेटा खड़े हैं हम लोग, कोई बोले कि सर फ्री में नहीं पढ़ा रहे, तो जाके देखेगा ना तो मुझे लगता है सारे चैप्टर्स तुझे फ्री में मिल जाएंगे। मैं तो मतलब वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन हूं जिसको ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो फ्री में सारे कंटेंट्स हैं, सारे कंटेंट्स मेरे फ्री में यूट्यूब पे पड़े हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि पैसे के भाव में नहीं पढ़ सकता। तो भाई अब चीजें हैं, सब कुछ तेरे साथ है यार, अब तो लग जा यार, उठ खड़ा हो, दौड़ चल, ठीक है ना, चलता चल भाई, चलता चल, सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो, हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज कंपोजिशन निकाली थी, हमने लास्ट क्लास में, हमने याद करो परसेंटेज निकाला था भाई साहब, W/W, सर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सर इन सब का फॉर्मूला इतना खतरनाक था, मतलब क्या ही बोला जाए। सर W/V, भैया जल्दी से जल्दी अपने अंदर एक बार सोच के देखो, इन सब के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या था, याद है क्या? सर इसमें मास अपॉन टोटल मास, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन टोटल मास, यही था ना। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन के लिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पीपीएम के लिए सर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीपीबी के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही पढ़ा था ना भाई, यही होता है ना। तो बस यही सब चीजें, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ लिया कि सर परसेंटेज निकालने का, फ्रैक्शन के टर्म्स पढ़ लिए कि सर फ्रैक्शन कौन कौन से टर्म्स आते हैं, तो सर मोल फ्रैक्शन होता है सर, वॉल्यूम फ्रैक्शन होता है, मास फ्रैक्शन होता है, ये सारी चीजें भाई तुमने देख ली, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये सारी चीजें तुमने देख ली कि सर ये होगा मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन। सर हमने पीपीएम देख लिया, पीपीबी देख लिया, सर दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यहां पर 10 की पावर 9 लेना है, यहां पर 10 की पावर 6 लेना है, 10 की पावर 9 लेना है, यहां पर 10 की पावर 6 लेना है। पक्का हो जाएगा, पीपीएम और पीपीबी कर लोगे, कर लेंगे सिलेक्शन भाई, पक्का ना? तो चलें अब परसेंटेज के ऊपर एक सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, फिर स्टोइचियोमेट्री आता है, फिर हम लोगों के पास क्या बोलते हैं लिमिटिंग रीजन, और फिर ये चैप्टर एंड होगा ऑफिशियली आज, ठीक है ना। फिर कल सॉल्यूशन चालू होगा, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फिर से रिपीट होते रहेंगे। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं भाई? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? कि सर इसमें मान के चलते हैं, एज्यूम, यहाँ याद रखिएगा, एज्यूम एटलीस्ट एक एटम तो होगा ही, 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, 1 एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का बोला जाए, इज प्रेजेंट।
कम से कम एक एटम तो होगा। क्यों भाई? अरे सर कल ही तो पढ़ा है, कभी भी कोई बंदा एक एटम, एक तो कम से कम फ्रैक्शन में एटम होगा नहीं तो मिनिमम एक एटम तो होगा ही होगा। जैसे देखो मिनिमम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि मेरे पास ना एक एंजाइम है, एंजाइम हैज 2.8% नाइट्रोजन बाय मास, व्हाट विल बी, अब देखना क्वेश्चन, व्हाट विल बी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, minimum molecular mass of enzyme, what will be minimum molecular mass of enzyme, minimum molecular mass of enzyme क्या होगा सर, minimum molecular mass of enzyme क्या होगा, minimum molecular mass of enzyme क्या होगा बताओ। अगर मैं बोलता हूं कि 2.8% नाइट्रोजन बाई मास है, तुम बोलोगे सर बाकी लोग कहाँ हैं, तो नहीं फर्क पड़ रहा, नहीं है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, तुम बस एक नाइट्रोजन को पकड़ लो। भाई साहब मैं फॉर्मूला ही बता दूंगा इसका, लेकिन पहले नाइट्रोजन को पकड़ो। सोचो नाइट्रोजन का, एंजाइम का अगर मास 100 ग्राम है तो उसमें से नाइट्रोजन का मास कितना है 2.8 ग्राम। अगर एंजाइम का मास 100 ग्राम है तो उसमें नाइट्रोजन का मास कितना है 2.8 ग्राम। तो भैया एक बात बताइए, ध्यान सुनिएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एंजाइम। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि भाई मैं परसेंटेज का यूज तो कर ही सकता हूं ना। और अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, और यहां पर देखना एक चमत्कार, सर 14 ग्राम कम से कम होगा ना, एक एटम तो कम से कम होगा। कोई बोले सर आप ग्राम मत लो, तो नहीं लूंगा। कोई बोले ग्राम मत लो, तो लो भाई। कोई बोले सर एएमयू में दिया हो, तो अरे भैया तुम्हें भी पता है आज के टाइम पे तुम इतना जानते हो कि भैया ये चीज़ें सर यूनिट्स का गेम है। अगर 2.8 AMU बोला हो, 100 ग्राम बोला हो, AMU बोला हो, जो बोला हो, सर देखिएगा यहाँ पर 14 ले सकते हैं, और जैसे ही 14 लूंगा, जैसे ही 14 लूंगा, सर ये 14 क्यों लूंगा, ये चमत्कार क्यों लूंगा? क्योंकि सर कम से कम नाइट्रोजन का कितना एटम होगा, मिनिमम एक एटम तो होगा भाई, और मिनिमम एक एटम हुआ मतलब कितना मास होगा, 14 तो मास होगा ही ना। अगर मिनिमम नाइट्रोजन का एक एटम है तो 14 का मास तो होगा ही। तो सर ये क्या करने वाला हूं, देखिएगा सर ये क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 500 ग्राम इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। मुझे नहीं पता उस एंजाइम में क्या है क्या नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है कि उस एंजाइम में कम से कम मिनिमम 500 ग्राम तो होगा ही होगा, मिनिमम 500 ग्राम अपने पास उसका मास तो होगा ही होगा। दैट इज व्हाट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब कोई पूछे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला बताओ, तो भैया ये रहा फॉर्मूला, देखो 100 अपॉन क्या था, परसेंटेज था, 100 अपॉन परसेंटेज था इनटू 100 अपॉन परसेंटेज इनटू सर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब तुम इसको रटो तो रट लो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो मैं तो यूनिटरी मेथड से जानता हूं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाल दूंगा। अब मैं इसको क्यों रटने जाऊंगा, 2 लाइन का यूनिटरी मेथड है, यूज करके निकाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखना क्वेश्चन ये देखो, अ कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज 1 आयरन एटम, इट कंटेन्स 5.6% ऑफ आयरन, अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास, अप्रोक्सीमेट मतलब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम निकालो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब तुम्हें फॉर्मूला याद है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतने टाइम तक ये छोटा, इतना छोटा सा फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ याद है तो भाई इससे कर लो, और नहीं याद है तो बेसिक परसेंटेज से कर लो। 100 अपॉन 5.6 इंटू एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है 56। सर ये देखेंगे कितना होगा 1000 ग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता, नहीं याद आ रहा, तो मैं नहीं याद आएगा तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं सिंपल सा इक्वेशन यूज करूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, ऐसे लिख दूंगा क्या, देखना ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मुझसे किसने पूछ दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर 5.6 ग्राम ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन। अब अगर नहीं याद है फॉर्मूले का, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये मेथड याद नहीं है, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ये होगा। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, एक लाइन में निकाल दो। अगर नहीं याद है तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, सिलेक्शन छूटना नहीं चाहिए। ये देख लो 56 क्यों ले रहा हूँ, कम से कम कितना एटम होगा सर, मिनिमम कितना एटम होगा सर, एक एटम तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब कम से कम उसका मास कितना होगा 1000 ग्राम होगा। कम से कम मास कितना होगा 1000 ग्राम होगा, मिनिमम मास कितना होगा 1000 ग्राम हो जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, देख लो। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करो,
एम्स 2015 का क्वेश्चन है, एम्स 2015 का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। सोचिए एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो अटेम्प्ट करके देखिए, अटेम्प्ट करके देखिए क्या होगा इसका आंसर। चलो भाई, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो भाई कुछ नहीं करना, 8% बाई मास है तो सर कुछ नहीं, आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला पता है, अब मैं अभी जस्ट किया है तो अभी तो सबको याद ही रहेगा, टेक्निक बता दिया है, अगर आपको भूल गए तो एग्जाम हॉल में कुछ नहीं करना, 100 अपॉन क्या करना है परसेंटेज इनटू मिनिमम सल्फर के मॉलिक्यूल का, सल्फर के एक एटम का कितना मास होगा, तो सर ये कितना मास हो जाएगा 400 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 400, आंसर क्या आ जाएगा 400 पक्का। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं, एक होता है इंपेरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है सर, परसेंटेज के ऊपर ही होता है। इंपेरिकल फार्मूला को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ईएफ। ईएफ का मतलब क्या होता है कि सर ईएफ और एमएफ में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और ईएमएफ इसमें फार्मूले में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूले में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंपेरिकल फार्मूला मतलब क्या होगा कि सर ये इसको इसमें क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट कंटेन्स, मतलब इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इन द फॉर्मूला। ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट नंबर बताएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर। बेंजीन का बोलूं तो बेंजीन का तुम ये बता दोगे, C6H6 बता दोगे। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स, देखिएगा एग्जैक्ट नंबर नहीं करेगा, इट रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर ratio of atoms of elements in the formula। मतलब फॉर्मूले में जो एटम्स दिए गए हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन द फॉर्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने को हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम लोग क्या बोल देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर तुम इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या बोलता है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या बोलता है कि सर कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 H2O1, 6 से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:1। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो यहां पर इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H1 हो जाएगा। तो ये इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस है। इंपेरिकल फार्मूला मतलब एग्जैक्ट नंबर, इंपेरिकल फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब एग्जैक्ट नंबर, इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा सर, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर याद रखना, फ्रैक्शन में मत ले लेना, सर यहां से यहां, यहां से यहां, सर यहां पर देखिए एक वर्ड होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ये क्या है, तो सर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। आप देखें तो वहां पर मैंने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब किससे डिवाइड किया है, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए। सर एन की वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को किससे डिवाइड कर दो, इंपेरिकल फार्मूला से, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास को किससे डिवाइड कर दो, इंपेरिकल फार्मूला के मास से। सर याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपके काम आएगा अगर आपको इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। देख लो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सर अगर कोई बोले कैसे पता चल रहा, अरे भाई एक बात बता, जैसे अब मीथेन दे दिया जाए तो मीथेन का इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, सर इससे सिंपलेस्ट रेशियो तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इससे सिंपलेस्ट रेशियो तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब 1 से नीचे थोड़ी ना जाओगे, 1 से नीचे जाओगे मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 से नीचे जाओगे अगर जैसे मैं बोलूं CH4, ये CH4 है तो इसमें क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो यही रहेगा। अगर मैं बोलूं कि सर यहां पर देखिएगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है, कितना होगा, CH3 हो जाएगा, सर C1H3। मैं अगर ऐसे दे दूं, अगर अब इसका बोलूं इसका सिंपलेस्ट रेशियो, अरे भाई सिंपलेस्ट रेशियो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, फ्रैक्शन में जा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सर सल्फर का एक आइटम तो मिनिमम लेना पड़ता है,
एक मिनिमम एटम लेना पड़ता है। तो इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेसिक डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्ट सब कुछ बताएगा। इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उसका सिंपल रेशियो बताएगा कि भैया इसका देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर रेशियो। जैसे यहाँ 6 कॉमन दिख रहा था, 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 6 कॉमन दिख रहा था, 6 से डिवाइड किया, यहाँ 1 है 4 है तो इससे छोटा हो नहीं सकता, 2 और 6 है तो इनके बीच में भैया 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 1 4 है तो ऑब्वियस इसमें 1 से नीचे नहीं जा सकते, पक्का। तो इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिलेट करने के लिए एक तो n पता होना चाहिए, दूसरा इंपेरिकल फार्मूला में इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको इंपेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन बताता हूं। सर हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, इसके लिए कुछ नहीं करना एग्जाम हॉल में ना, हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, इसके लिए कुछ नहीं करना। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है? इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको एलिमेंट्स दिए गए होंगे, आपको एलिमेंट्स दिए गए होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स हो, ध्यान सुनिएगा, बस 2-3 चीजें कर दीजिएगा। एलिमेंट्स दिए गए होंगे, उसका परसेंटेज दिया हो, एबंडेंस परसेंटेज दिया हो, चाहे सर रेशियो दिया हो, परसेंटेज दिया हो, चाहे रेशियो दिया हो, चाहे फ्रैक्शन दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा? एटॉमिक मास कर दीजिएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, एक एलिमेंट्स का बनाना है और यहां पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, बस हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला इतने से ही कैलकुलेट हो जाएगा, इतने से ही कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, इतने से ही कैलकुलेट हो जाएगा। सर आपको बस ये टेबल बना देना है, एलिमेंट्स लिख दीजिए, उसका परसेंटेज दिया, जैसे मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसका जो भी परसेंटेज दिया हुआ है डिवाइड बाई 12, इसका परसेंटेज डिवाइड बाई 1, इसका परसेंटेज डिवाइड बाई 16, इसका परसेंटेज डिवाइड बाई 14। यहाँ पर जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो भी यहाँ का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ध्यान सुनिएगा, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे यहां सबको डिवाइड कर दीजिएगा। ध्यान सुनिएगा क्या करना है, मैंने बोला इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा? या तो उसका परसेंटेज दिया होगा, या फिर मास का रेशियो दिया होगा, या फ्रैक्शन दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। एक काम करो, कार्बन का परसेंटेज दिया है तो उसको 12 से डिवाइड कर दो, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 1 से डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया उसके एटॉमिक मास 16 से डिवाइड कर दो, नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया है उसके एटॉमिक मास 14 से डिवाइड कर दो। करना क्या है उसके बाद? तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग भाई, इसमें से जो भी आंसर आएगा ना डिवाइड करने के बाद, स्मॉलेस्ट नंबर लीजिएगा, जो भी स्मॉलेस्ट होगा उससे फिर सबको डिवाइड कर दीजिएगा, उससे सबको डिवाइड कर दीजिएगा। मान लीजिए ये x आया, इसकी वैल्यू y आई, इसकी वैल्यू z आई, इसकी वैल्यू w आई। अगर w स्मॉलेस्ट है तो मैं क्या करूंगा? x बाई w कर दूंगा, y बाई w कर दूंगा, z बाई w कर दूंगा, z बाई w कर दूंगा और w बाई w कर दूंगा। हो गया, ये ऐसे कर लिया जाएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे कर दिया जाएगा, पक्का। तो ये इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा, जो भी वैल्यूज आए। इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका यही है कि भैया एलिमेंट्स दिए हैं, उनका परसेंटेज दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, रेशियो दिया हो, जो भी दिया है उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, जो भी नंबर आएगा वही उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल के यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से फिर से सबको डिवाइड कर देना, आंसर निकाल देना। बस ये टेबल बनाना है एग्जाम हॉल में छोटा सा, ऑब्वियस स्कूल के लिए तो दे नहीं रहे क्योंकि ऑब्वियस हम सब लोग 11th पास हैं, 11th में होता तो एक एक करके बनाते हैं, लेकिन ये छोटा सा टेबल बनाओ, कहानी खत्म कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन, देखो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है टीसी का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दिया है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? सर एम्पिरिकल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई कर दें? n टाइम्स कर दें। लेकिन सर n की वैल्यू क्या होगी? अब n कैसे निकालूं? तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास दिया है, ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास कितना दिया है? 180 ग्राम। सर इंपेरिकल फार्मूला का मास नहीं दिया। अरे भैया इंपेरिकल फार्मूला तो दिया है ना, जोड़ो मास उसका कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? 12 + 2 + 16 कितना होता है? सर 30 ग्राम हो गया। सर n की वैल्यू निकाल दें, 180 डिवाइड बाई 60 30 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और n की वैल्यू जैसे ही 6 आई, मॉलिक्यूलर फार्मूला अब हम लोग निकाल सकते हैं CH2O, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6, C6H12O 6 हो जाएगा, C6H12O 6 हो जाएगा। यही होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। पुट कर दो, देख लो।
C6H12O6 आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। कभी भी एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कॉन्सेप्ट है, एक तो इस तरह का इजी क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा, कोई फार्मूला है, कोई कंपाउंड है जिसमें 50% X है, इसका एटॉमिक मास दिया है, 50% Y है, उसका एटॉमिक मास दिया है, निकालो भाई। कैसे निकालेंगे? अभी आपको ट्रिक बताई थी, कुछ नहीं करना सर, एलिमेंट्स लिख दीजिएगा, उसके बाद परसेंटेज बाई एटॉमिक मास कर दीजिएगा, और यहां पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो रखिएगा। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? देखिए, एलिमेंट है कौन कौन सा? X है, और कौन सा है? Y है। X का परसेंटेज क्या है सर? 50, डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास सर 10, 5। Y का 50 डिवाइड बाई 20 सर ये कितना हो गया? 2.5। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा सर? 5 को किससे डिवाइड कर दूं? 2.5 से, कितना आ गया? 2। और इसको किससे डिवाइड कर दूं? 2 सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर दो, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। सर व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? एक्स के कितने एटम्स होंगे? 2, और वाई के कितने एटम्स होंगे? 1 का। चलो, ये क्वेश्चन 2021 का है। मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में पूछा गया क्वेश्चन है, आराम से निकालिए। हाँ, थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देखेंगे, अगर एलिमेंट्स को देखा जाए, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास को देखा जाए, डिवाइडेड बाय यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो लिया जाए, तो देख लीजिए एलिमेंट्स कौन सा है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? 78/12 लिख देंगे, और हाइड्रोजन बचा हुआ 22/1, 22 हो गया। ये 6.5 हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है, तो 6.5 डिवाइड बाई 6.5 करेंगे, ये 1 हो जाएगा। 22/6.5 करेंगे, दिस इज विल बी 3.33। राउंड ऑफ करेंगे होल नंबर के लिए, 3 हो जाएगा। तो क्या हाइड आंसर होगा? आंसर क्या हो जाएगा? C1H3, यही आंसर होगा, CH3। देख लो, यही क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं भाई, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, यही सब क्वेश्चन करने। अब आपको सर, अरे सर जो लोग बहुत तड़प रहे, अरे भाई तड़पने से नहीं होगा ना। आपको अगर आप तेजी से चलना है तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसका एप्लीकेशन कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, अप्लाई कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, अप्लाई कीजिए, डीपी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, डीपी क्वेश्चंस कीजिए कि हाँ यार ये डीपी क्वेश्चंस है, इनको उठा उठाए करो, पक्का। चले, चलो भाई, तो अब मेरे पास क्या हो गया? मैंने आपको बता दिया परसेंटेज मॉलिक्यूलर मास। अब इस चैप्टर का एक बोलते हैं लास्ट मोड, या बोल सकते हैं सबसे अच्छा मोड, जो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या है भाई साहब? मैं सच बताऊं, स्टोइशियोमेट्री कुछ नहीं, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस कि जो चीज जैसे पूछी जाए वैसे लिखिए, आंसर आएगा। किसी भी रिएक्शन को देख के आप क्या क्या मन में सोच सकते हैं, वही है स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री किसके लिए होती है? याद रखिएगा हमेशा, फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जो भी हम पढ़ेंगे अभी, ये सारा का सारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए होगा। जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए होगा, फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्टोइशियोमेट्री कभी भी लगानी है तो बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए लगानी है, और किसी के लिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की लगानी है, और किसी के लिए नहीं लगानी है। स्टोइशियोमेट्री हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए ही होती है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए होती है। क्या होता है सर? आप सिंपल सा कोई रिएक्शन आपको कैसे कैसे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इसी की कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्टोइशियोमेट्री। और मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं, मेरे साथ साथ ये पढ़ना सीखिए, और आपके क्वेश्चंस विद इन सेकेंड सॉल्व करवाना मैं सिखा दूंगा। बस आप साथ साथ करिए इसको कि हाँ यार ये कैसे कैसे किया जा सकता है, किस तरह से ये चीजें होंगी, कैसे होंगी। देखिएगा, N2+3H2 दिया है। इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका देखिए, इस रिएक्शन को कैसे कैसे आप पढ़ेंगे। N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या होगी। और इस रिएक्शन को किसने बोला? सर आप ना मास के टर्म में पढ़िए, चाहे चलो मोल्स के टर्म में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये इसको बोलते हैं, ये 1, 3 और जो 2 लिखा है, ये 1, 3 और 2 जो लिखा है, 1, 3 और जो 2 लिखा है, इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ये क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ये क्या करते? तो सर ये नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं कितने रिएक्शन में जा रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुनना, इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका देखो सर। इस रिएक्शन में मैं बोल सकता हूं 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 3 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। देख लो, ये स्टैंडर्ड, मतलब एक रिएक्शन को पढ़ के स्टैंडर्ड जो दिमाग में लेके आ सकता हूं, स्टैंडर्ड जो दिमाग में सोच सकता हूं मोल्स के टर्म में, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि सर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ और 2 मोल क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। किसी ने बोला नहीं सर मुझे मोल्स के टर्म्स में नहीं बताइए, मुझे मॉलिक्यूल्स के टर्म में बताइए। भाई साहब सेम चीज, सबको किससे डिवाइड कर दो, Na से। याद रखना इस स्टोइचियोमेट्री में एक चीज अच्छी है, बस अगर ऊपर मोल ले रहे हो तो ऊपर मोल लो, नीचे अगर मॉलिक्यूल ले रहे हो तो नीचे भी मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि सबको ये क्या है, इक्वेशन है, एक टाइप समझो ना, मैथमेटिकल इक्वेशन है कि x इज इक्वल्स टू वाई है, तो सर अगर आपने x को 10 से डिवाइड किया तो y को भी 10 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन अभी भी सही रहेगी, इक्वेशन अभी भी सही रहेगी। सिमिलरली आपने मोल्स में पढ़ा, उसने बोला नहीं मुझे मोल्स में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, मॉलिक्यूल्स में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। किसने बोला सर अगर मैं यहां 10 मॉलिक्यूल लिख देता तो, अरे भैया कुछ नहीं, एक बेसिक सी समझो, मैथ्स लगाओ, ये 10 10 टाइम्स किया तुमने, 10 टाइम्स किया तो ये भी 10 टाइम्स कर दो। अरे सही चीज तो यही है ना कि इसको 10 टाइम्स कर दिया जाए, इसको भी क्या कर दिया जाए, 10 टाइम्स कर दिया जाए, तो इसमें क्या बड़ी चीज है, कर दो, ऐसे घूमते रहो खेलते रहो। कोई बोले 20 टाइम कर दो, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 20 से, इधर भी 20 से। किसी ने बोला डिवाइड कर दो, सब जगह डिवाइड कर दो, स्टोइचियोमेट्री हमेशा सही रहेगी, स्टैंडर्ड चीजें देख लो। तो भाई अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, मोल्स के टर्म में पढ़ सकते हैं। किसने बोला सर ये सब गैस है तो मोल्स के टर्म में मत पढ़ो, वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखना 1 मोल का वॉल्यूम याद है 22.4 लीटर, 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, और 2 मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.24 लीटर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। 1 मोल का वॉल्यूम इतना, 3 मोल का वॉल्यूम इतना इतना। सर किसने बोला नहीं सर मुझे ये ना 22.4 पसंद नहीं आ रहा, एक काम करो सबको 22.4 से डिवाइड कर दो। याद रखना स्टोइचियोमेट्री जो होती है ना, जो स्टैंडर्ड चीजें आप सोच सकते हो, ये मोल्स के टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, ये कहां से सोच पा रहे हो, कैसे सोच पा रहे हो, सर ये 1 ये 3 ये 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसीलिए बोला बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो भैया फिर वो आपका कभी नहीं हो पाएगा। स्टोइचियोमेट्री का मतलब ये कि आप किसी भी रिएक्शन को पढ़ के, आप मतलब होता है देख के, आप इसके बारे में ये चीजें समझ पाओ। मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम बताओ, सब बता दो, इसका मोल बताओ, मोल बता दो। किसने बोला नहीं सर मोल भी हो गया, अब एक काम करते हैं, मोल भी हो गया, अब एक काम करो सर, मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया, सर मास के टर्म्स में बताओ। नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना होगा 28 ग्राम। सर इसका 1 मोल का मास कितना होगा 36 ग्राम, इसका कितना हो गया 34 ग्राम। देख लो, अमोनिया का 17 इंटू 2 34, 6 ग्राम 28 ग्राम। देख लो। किसने बोला सर एक काम करो सर सबको केजी में बताओ, लो भाई ये 28 केजी कर दो। याद रखना इसको केजी किया तो ये भी केजी हो जाएगा, ये भी केजी हो जाएगा। सर मास के टर्म्स में हो गया, वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया, मोल्स के टर्म्स में हो गया, मास वॉल्यूम और इसके मास वॉल्यूम और मोल्स के टर्म्स में हो गया। कोई बोले अब इसके हिसाब से क्वेश्चन जितने चाहे, आप किसी भी रिएक्शन को देख के अगर ये 5-6 लाइन सोच पा रहे हो ना, इसी को स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, यही है स्टोइचियोमेट्री। कोई बोले सर इसको केजी के बदले मिलीग्राम लिखते तो, बेटा यहाँ मिलीग्राम लिखते तो यहाँ भी मिली लिखते, यहाँ भी मिली लिखते। गलती जो लोगों से होती है वो क्या करते हैं, गलती जब लोग करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ 22.4 से डिवाइड किया, पता है क्या करेंगे, उधर 22.4 से डिवाइड करेंगे, इधर नहीं करेंगे, तो आंसर गलत आ जाएगा। आप स्टोइचियोमेट्री को ऐसे समझना कि मैथमेटिकल इक्वेशन है, अगर आपने इधर कुछ किया तो ऑब्वियस इधर भी सब जगह वही करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें क्या होंगी, बैलेंस्ड होगी। तो देख लो अपने पास, मुझे बोला गया सर मोल्स के टर्म बताओ, मॉलिक्यूल्स के टर्म बताओ, वॉल्यूम के टर्म्स बताओ, मास के टर्म बताओ, मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने सब कुछ बता दिया, मोल्स वॉल्यूम मास हो जाएगा। लेकिन अभी देखना इसके क्वेश्चन समझना, अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक दो क्वेश्चन हम मैं कराऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप करोगे। स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा होता है। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन देता हूं, देखना क्वेश्चन कितना बड़ा लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूं, इफ 10 ग्राम ऑफ, अब देखना
वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम छोड़ो पहले रुक जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर अब देखो एग्जाम हॉल में ये सब मिलेगा। एग्जाम हॉल में ये मिलेगा आपको कि सर CH4 का मैंने कंबसन कर दिया। एग्जाम हॉल में ये लिखा जाएगा, बताइए कितना O2 रिक्वायर्ड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियस से थोड़ा, मैंने सब्जेक्टिव अभी पहला करा रहा हूँ तो इसलिए आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे। भैया सीखिएगा, क्योंकि यहाँ से ना आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन देखेंगे ना, आपको हंसी आएगी, भाई ये पूछ रहा है, ले ये मैं करता हूँ। पहली चीज, सबसे पहली चीज आपको स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस करके लिख देनी है। सर इसका कंबसन होगा ना, तो इसका कंबसन का रिएक्शन ये होगा। सर मीथेन के कंबसन का रिएक्शन ये होगा, बैलेंस देख लो है, ठीक है। सर सामने वाले ने क्या बोला, सर इसका 10 ग्राम्स दिया हुआ है, इसका 10 ग्राम्स गिवन है, तो एग्जाम हॉल में आप ऐसे रिएक्शन लिख देना साइड में और इसमें 10 ग्राम लिख देना। इसका मास पूछ रहा है, इसका भी मास पूछ रहा है और इसका ही मास पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, सबका मास पूछ रहा है, सबका मास पूछ रहा है, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड कंडीशन आप लिख सकते हो। जैसे आपने इस रिएक्शन के बारे में बिना कुछ लिखे आपने सोच लिया ना कि हाँ 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, अच्छा हाँ वॉल्यूम में 22.4, अच्छा 3 × 22.4, अच्छा 2 × 22.4, ऐसे सीखा ना। वैसे इसके बारे में अगर मैं बोलूं मास के टर्म्स में बताओ, तो एक बार मास के टर्म्स में बताओगे, खुद से वीडियो पॉज करके सोचना, मास के टर्म्स में इसका कितना मास होगा 16 ग्राम, इसका कितना मास होगा 64 ग्राम, इसका कितना मास होगा 44 ग्राम, इसका कितना मास होगा, सर ध्यान से देखिएगा 36 ग्राम। सर ये सब स्टैंडर्ड आप कैसे लिख लिए, सर ये स्टैंडर्ड कंडीशन कैसे लिख रहे हो। अरे भैया रिएक्शन को पढ़ना अभी तो स्टोइकोमेट्री में सीख रहे थे कि CH4 का मास कितना होगा 16, O2 कितना है, सर ऑब्वियस है 32 होता है, 32 2 टाइम्स 64, 44, ये 18 × 2 36, यही होता है, ये लिख दिया। अच्छा सर मास के टर्म्स में दिया था, वॉल्यूम के टर्म्स में दिया होता तो वॉल्यूम में लिख लेते, मोल के टर्म में दिया होता तो मोल के टर्म में लिख देते, अगर खिचड़ी पकाई होती तो खिचड़ी के टर्म्स में लिख देते, अगर मान लो इसका मास दिया होता तो इसका मोल्स दिया होता तो इसका मास लिखते, इसका मोल्स लिखते, करते कैलकुलेशन। अब देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे भाई साहब, सुनिएगा। मुझसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड। सर आपने एग्जाम हॉल में क्या करना है, ऐसे बना देना है, जो गिवन है वो लिख दीजिए, बाकी लोगों को डैश डैश करके छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होगा, चमत्कार देखिएगा। यूनिटरी मेथड कुछ भी नहीं करना एग्जाम हॉल में, नीट एग्जाम हॉल में टाइम कम है, कोई यूनिटरी मेथड नहीं, कुछ नहीं। देखिएगा मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड क्या होने वाला है, ये देखना भाई साहब कैसे निकालूं। O2 का मास निकालना है, ये कौन बताएगा मुझे, स्टैंडर्ड तो मुझे रिएक्शन देख के पता थी। सर ये गिवन है, देखिएगा ध्यान से, ये गिवन है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, इसी को यूज कीजिए, आज दिन भर एंजॉय कीजिए। बाकी आपको लॉन्ग मेथड भी है, यूनिटरी मेथड से करें कि 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम के लिए क्या चाहिए 64/16, फिर 10 ग्राम के लिए निकालिए, भाई कोई जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा कैसे करेंगे, सर सीधा सीधा देखिएगा, जो गिवन है ना, ये इसको निकालना है, इसको निकालना है। एक काम कीजिए, गिवन को ना उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए, सीखिएगा क्या कर रहा हूं, गिवन को उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए, गिवन को क्रॉस कीजिए ऐसे और डिवाइड बाय इसके स्टैंडर्ड कर दीजिए, आंसर आ गया। सर इससे इजी तरीका नहीं हो सकता, इससे फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती। आपको अगर मैं बोलता हूं मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बताइए, सर फिर से वही ट्रिक लगाइए, क्या गिवन है, सर जो गिवन है ना, जो गिवन है ना, जिसको निकालना है, इसको निकालना है, सर इसको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको निकालना है ना उसके देखिए गिवन को उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 44 डिवाइड बाई कितना कर दूं, सर देखिएगा 10 × 44 डिवाइड बाई क्या करेंगे 16, सर ये कितना आ गया। अगर मैं बोलूं मास ऑफ H2O प्रोड्यूस निकालना है, सर फिर से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, पहले सोचिए, जो गिवन है, जो गिवन है उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए, उसके स्टैंडर्ड से, और डिवाइड बाय सर CH4 के स्टैंडर्ड से कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई यूनिटरी मेथड नहीं, एक लाइन में आंसर निकाल के खत्म, एक लाइन में आंसर निकालिए, फिनिश कीजिए, एक लाइन का आंसर फिनिश कीजिए। अगर यहाँ 16 के बदले, यहाँ पर 10 के बदले 64 लिखा होता तो मैं क्या करता, ऊपर देखता 4 से मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ 16 के बदले, जैसे मान लो, अब देखो इससे क्या पता चल गया, मान लो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सेम रिएक्शन पे, ध्यान से देखना,
अब अगर यहाँ पर 32 ग्राम दिया होता, इसका मास पूछता, इसका मास पूछता, इसका मास पूछता ना, तो मैं कैलकुलेशन भी नहीं करता। पता है क्या करता मैं? पता है मैं क्या करने वाला था? मैं देखता स्टैंडर्ड के अगर मल्टीपल में दिख रहा है, स्टैंडर्ड के अगर मल्टीपल में दिख रहा है ना, तब तो भैया एक बात बताओ मुझे, तब इतना ज्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं है। 16 यहां से यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो सर यहां भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। यहां भी कितने से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मैंने एक सिंपल चीज अभी तुम्हें बताई थी, स्टोइशियोमेट्री इज नथिंग मैथमेटिकल इक्वेशन, बस केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। सर 44 इंटू 2, यहां पर भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 36 इंटू 2। सर आपको एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, या तो आप ऐसे कर लेना जिसमें ऐसी कैलकुलेशन दिया जाए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको सेम क्वेश्चन को करने का अलग अलग तरीका बता रहा, ये देख लो, ये देखो। अगर मैं इसका, देखना अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसका क्या कर देता, अगर मैं इसका फिर से दे देता हूं, अगर मैं यहाँ 16 ग्राम, यहाँ 64 ग्राम, यहाँ पर अपने पास 44 ग्राम, और यहाँ पे मैं 36 ग्राम, अगर मैं यहाँ पर लिख देता, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ 9 ग्राम लिख देता हूँ। बताओ 9 ग्राम वाटर के लिए कितना मीथेन चाहिए, कितना इथेन चाहिए? कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना। अगर एक दूसरे के मल्टीपल में दिख रहे हैं, देखना यहां से यहां क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है क्या? 36 को 9 लेके आना है, 4 से डिवाइड किया, तो इसको भी कितने से कर दो, इसको भी कितने से कर दो, इसको भी कितने से कर दो, हो गया। सबसे इजी तरीका। अगर आपको उसके मल्टीपल में दिख गया, अगर देखो सामने वाले ने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सामने वाले ने 4 से डिवाइड किया है सबको 4 से डिवाइड कर दो। यहां पर कोई नहीं दिख रहा है तो क्रॉस करना है। कैसे करना है? जिसको निकालना है सर, जो गिवन है उसको उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय दिस। जिसको निकालना है सर, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, हो गया। स्टोइशियोमेट्री ऐसे सॉल्व होगी, स्टोइशियोमेट्री ऐसे सॉल्व होगी। अरे सर क्रॉस स्टोइशियोमेट्री पूछ देना, अगर क्रॉस स्टोइशियोमेट्री पूछ दे, फॉर एग्जांपल जैसे ये पूछ दिया जाए, अगर तुमसे ना ये पूछ दिया जाए, देखना सेम रिएक्शन दे रहा हूं, इफ 4 moles of CH4 is burnt completely, calculate volume of O2 required। अब देखना वॉल्यूम पूछ दिया, मोल्स दिया है, मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड एंड मोल्स ऑफ what CO2 प्रोड्यूस्ड। अब मैंने कोई चीज दी है, मैंने उससे अलग अलग चीजें पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं। सुनना ट्रिक क्या है, एक सर सिंपल सा, इसका तो क्वेश्चंस की लाइन आप खुद विद इन सेकंड करोगे। देखना ध्यान से क्या करना है। सर रिएक्शन लिख दो, फिर से वही रिएक्शन है, उसी के ऊपर काम कर रहा हूं, इसी के ऊपर सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आप ही करोगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका क्या दिया है तुम्हें, मैंने दे दिया है इसके 4 मोल, इसके मैंने कितने दिए हैं? 4 मोल। ये क्या दे दिया है? गिवन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें बोल रहा हूं कि इसका वॉल्यूम बताओ लीटर्स में, इसका वॉल्यूम, इसका क्या बताओ? मोल्स बताओ, और इसका क्या बताओ? मास बताओ। अब तुम बोलोगे सर वॉल्यूम दे दिया है, मास दे दिया है, कैसे निकालूं? अरे कुछ नहीं, जो चीज जिसमें चाहिए ना, जो चीज जिसमें चाहिए उसको उसी के तरीके से स्टैंडर्ड उसी कंडीशन में लिख दो। इसका स्टैंडर्ड मतलब इस रिएक्शन को स्टैंडर्ड तरीके से आप पढ़ते, मोल्स के टर्म में क्या पढ़ते? 1 मोल पढ़ते, इसका वॉल्यूम के टर्म्स में क्या पढ़ते? 2 इंटू 22.4 लीटर्स पढ़ते, यही पढ़ते ना भाई साहब। सर ये तो ये कितना पढ़ते हैं? 2 मोल, तो 2 मोल को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 20.4। सर इसको मोल्स के टर्म में पढ़ेंगे तो 1 मोल पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे तो सर क्या हो जाएगा? 36 ग्राम के टर्म्स में। मास के टर्म में पढ़ दीजिए, स्टैंडर्ड को उसी के तरीके से लिख दीजिए जिस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ लीटर पूछा है तो आपने लीटर में लिख दिया, मोल्स पूछा है मोल्स में लिख दिया, ग्राम पूछा। अच्छा आपको कैसे आज़ादी मिल गई भैया? स्टोइशियोमेट्री में क्या बताया? रिएक्शन को लिखने का तरीका, कि रिएक्शन को ऐसे ऐसे लिखते हैं, रिएक्शन को ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तो वो लिख दीजिए। अब देखिएगा, मैंने आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ O2, सर क्या करेंगे? सर गिवन है, गिवन को उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे भी सामने वाला ऐसे भी कर सकता था, सर 4 टाइम्स हो रहा है, सबको 4 टाइम्स कर दो, बाकी वही चीज आएगी, 4 टाइम्स ही आएगी। देखो 4 टाइम्स ही करके आएगा, लेकिन हाँ ये देखो, मोल्स ऑफ O2 निकालना है तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकलेगा? देखना गिवन
4 इंटू 1 डिवाइड बाई 1। मास ऑफ H2O निकालना है, तो मास ऑफ H2O कितना आएगा? 4 इंटू 36 डिवाइड बाई 1। तो ये निकाल लो, जो भी आएगा अपने पास कर सकते हैं, तो ऐसे निकाल दो। बस कंडीशन क्या है, ध्यान सुनना, फिर से एक बार सुनना। स्टोइचियोमेट्री इज नथिंग, सर रिएक्शन को पढ़ने का तरीका, रिएक्शंस को कैसे कैसे पढ़ते हैं, मोल्स के टर्म में पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ सकते हैं, मास के टर्म्स में पढ़ सकते हैं। अब सामने वाला क्वेश्चन जिस टर्म में पूछेगा, स्टैंडर्ड को उसी टर्म में लिख देना, गिवन लिख देना, और फिर क्रॉस करते रहना, खेलते रहना, गिवन लिख देना, क्रॉस करते रहना, खेलते रहना। चलो एक काम करो, 2 क्वेश्चन तुम करो साथ साथ, यहीं पे साथ साथ अब करो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं, चलिए इसका अगर 5 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 निकालिए एंड मास ऑफ H2O प्रोड्यूस निकालिए। चलिए एक काम कीजिए, आराम से कैलकुलेट कीजिए। रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं दिया होगा बैलेंस तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा, नहीं दिया होगा बैलेंस तो उसको बैलेंस कर दीजिएगा। आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आप अटेम्प्ट करके बताइएगा। स्टैटिस्टिक्स कोई कोई अपने को यूनिटरी मेथड नहीं, कुछ भी यूज नहीं करना है, सिंपल सिंपल से कैलकुलेशंस हैं, सिंपल से आंसर्स निकल के आएंगे। आपको क्या करना है, जो लोग वीडियो पॉज करके करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ क्योंकि ऑब्वियस है फिर वीडियो लंबी होती चली जाएगी, फिर तुम बोलोगे सर हाँ हम तो ऐसे भी मतलब वैलेंटाइन वीक में पढ़ रहे हैं, वैलेंटाइन डे पे पढ़ते हैं, बताइए कैसे चलेंगे हम लोग ज़िंदगी में। हाँ देखिएगा कैसे होगा। सर देखिए, स्टैंडर्ड लिखने से पहले ना मैं ये देखूंगा इसका मोल दिया है तो इसके मोल में लिखूंगा। सर इसका क्या दिया है, 5 मोल दिया है, क्या दिया है 5 मोल दिया है, क्या दिया है 5 मोल गिवन है, क्या गिवन है 5 मोल गिवन है। ये देखो अपने पास, इसका क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, और इसका क्या चाहिए सर मास चाहिए, इसका क्या चाहिए वॉल्यूम और इसका क्या चाहिए मास चाहिए। सर देखिएगा स्टैंडर्ड किस कंडीशन में लिख दूं, स्टैंडर्ड जिसके जो तरीके से पूछा गया उस तरीके से लिख दो। सर इसका मोल पूछा गया है, इसका मोल लिख दो। सर इसका क्या पूछा गया है वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम लिख दो, 1 लीटर का वॉल्यूम। इसका मास पूछा गया है तो सर इसका मास लिख दो 36 ग्राम। अब सर मुझसे कुछ पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ O2 बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कैसे निकालूंगा सर, जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करो O2 के स्टैंडर्ड से डिवाइडेड बाय सर इसके स्टैंडर्ड से, कितना हो गया 2.5 टाइम्स 22.4 लीटर्स। सर अगर मुझसे पूछा गया मास ऑफ H2O पूछा गया, तो मास ऑफ H2O कैसे निकालूंगा, जो गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 36 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड 2.5 टाइम्स 36 ग्राम हो गया, निकाल लो खत्म। इतना क्या सोचना है, अरे सोचना क्या है, सोचते सोचते बहुत टाइम लग जाएगा भाई अगर ज़्यादा सोचोगे। सर रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखिए, अरे रिएक्शन लिखिए। स्टैंडर्ड कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका आप सीख लीजिएगा। स्टैंडर्ड कैसे लिखेंगे सर, स्टैंडर्ड कौन से तरीके से लिखेंगे सर, इसका 10 लीटर गिवन है, इसका क्या है 10 लीटर्स गिवन है। सर हाइड्रोजन का क्या निकालना है सर, मोल निकालना है, तो ठीक है इसको मोल में लिखेंगे। इसका मास निकालना है तो इसका स्टैंडर्ड मास में लिखेंगे। स्टैंडर्ड लिखिएगा, स्टैंडर्ड। सर लीटर में क्या लिखेंगे 22.4 लीटर लिखेंगे। मोल्स में क्या लिखेंगे सर 3 मोल्स लिखेंगे, और यहां पर कितना लिखेंगे 34 ग्राम लिखेंगे। जो जैसा स्टैंडर्ड बोलेगा, जो जैसा स्टैंडर्ड बोलेगा वैसा लिख देंगे। सर अब बताएंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, निकालो। गिवन इनटू दिस, गिवन इनटू दिस डिवाइड बाय
ये हो गया, इतना मोल आ जाएगा। सर अगर मैं पूछूं मास ऑफ अमोनिया बताना है तो मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस 10 इंटू 34 डिवाइड बाई 22.4 ग्राम आ जाएगा। हो गया, निकाल दो। पक्का श्योर हो? ऐसे क्वेश्चंस करने भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस करने होते हैं। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं देता हूँ, एक एक मतलब 1 मिनट भी ज़्यादा लगेगा उनके लिए, आप 1-1 मिनट में सॉल्व कीजिए जल्दी। रिएक्शन लिखना है। अब यार रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए। सर उनका रिएक्शन से प्रोडक्ट कितना बनता है? CO2 प्लस क्या बन जाता है? H2O। रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन है, हो गया। अगर जिसने रिएक्शन बैलेंस कर दिया उसका आंसर आ जाएगा। सर 3 कार्बन हो जाएगा, 4 H2 हो जाएगा, और 3 2 6 और 4 10 5O2। कितना होगा ईच मोल ऑफ दिस? कितना, एक मोल के लिए कितना चाहिए? सर रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन तो ऐसे भी रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कीजिए। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? फाइंड मैक्सिमम मोल्स ऑफ CCl4। अरे भैया CCl4 रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाँ सर बैलेंस्ड है। 10 मोल CH4 का। सर रिएक्शन से ही दिख रहा है, एक मोल से स्टैंडर्ड देखिए, एक मोल से क्या बन रहा है? 1 मोल। तो 10 मोल से कितना बन जाएगा? अरे भैया कोई कैलकुलेशन नहीं, आपने इधर अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 मोल से कितना बन जाएगा? 10 मोल्स बन जाएगा, 10 मोल्स बन जाएगा। जल्दी। कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाता है। सर इसका मास 100 ग्राम, स्टैंडर्ड की ही बात कर रहा हूँ, ये 56 ग्राम। स्टैंडर्ड लिखेंगे, स्टैंडर्ड से ही आपको पता चल जाएगा। इसका 56 ग्राम, इसका 44 ग्राम। सर क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल जाएगा? 56 ग्राम मिल जाएगा। करते रहो। चलो अब यहाँ स्टोइचियोमेट्री, इसको कैलकुलेशन करो। रिएक्शन बैलेंस दी हुई है, नहीं भी दी होती बैलेंस तो आप बैलेंस कर लेते। बैलेंसिंग करने मतलब अगर बैलेंसिंग करने नहीं आता भाई तो दिक्कत है क्रैश कोर्स में यार, क्या बोलें फिर। जल्दी। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सर देखेंगे क्या होगा यहाँ पर। इसका 1.5 मोल ऑफ CO2 चाहिए, 1.5 मोल ऑफ CO2। नॉर्मल केस में आपको स्टैंडर्ड पढ़ो, ये देखो 2 मोल है। मैं तो देखो भाई एग्जाम हॉल में जगह तो मिलेगी नहीं तो मैं तो वहीं पे पेपर में ही ऐसे लिख दूंगा। इसका क्या चाहिए? 1.5 मोल। अच्छा सर इसके मोल्स कितने हैं? स्टैंडर्ड केस में कितना है? 1 मोल। इसका मोल निकालना है। अरे सर क्रॉस कर दे क्या? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ये देखना। सर गिवन है, ये गिवन है तो गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड बाई कितना कर दो? 2। कितना आंसर आ जाएगा? 0.75। कितना आंसर आ जाएगा? 0.75। कितना आंसर आ जाएगा? 0.75। चलिए रिएक्शन को पढ़ के दिखाइए, कौन सा रिएक्शन का स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। रिएक्शन को पढ़ के दिखाइए, क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है। कैसा होगा? क्या होगा? क्या ये स्टेटमेंट पहले वाला सही है? नहीं सर। 2 एटम्स रिएक्ट विद दिस, ये भी गलत है। 2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, नहीं। ठीक है हाँ 2। अरे अरे नहीं पहले वाला सही था ना, सॉरी। अच्छा 2 ग्राम ऑफ दिस, अच्छा पहले वाला ही सही था। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3/2 मोल्स ऑफ दिस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ दिस। हाँ बाकी सब गलत है। चलिए बताइए सर, क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा? कैसा होगा? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, सर यहाँ पर 1 मोल के लिए, अब देखो यहीं पे इक्वेशन लिखी है तो यहीं पे शुरू कर देता हूँ। 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 4 ग्राम चाहिए। तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? अरे भैया बताइए ना, ये तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी, कितना लिख दूं? 8 ग्राम चाहिए होगा, 8 ग्राम चाहिए होगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है, कर लो, बताइए।
90 ग्राम पानी के लिए डिपोजिशन से कितना ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा? सर ये देखिएगा, इसमें देखिएगा, जो लोग करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज करके करिएगा। 36 ग्राम से कितने मोल ऑक्सीजन आ रहा है? 1 मोल ऑक्सीजन आ रहा है। तो 90 ग्राम से कितना ऑक्सीजन आएगा? सर कैसे निकालूं? डायरेक्ट निकाल सकता हूं सर, 90 इंटू 1 डिवाइड बाई 36। सर 18 2 जा 18 5 जा कितना आ गया? 2.5 मोल्स आ गया। O2 का हो गया भैया। कितना करवाओगे अब? यही है, यूनिटरी मेथड करो, चाहे ऐसे करो, जैसे चाहो वैसे निकालते रहो। पक्का? चलो जल्दी। अगर ये रिएक्शन है, बस ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में ये जरूर चेक कर लीजिएगा स्ट्रेसमेंट लगाने से पहले कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ये 4 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, 4 2 जा 8 + 5, यहाँ 13/2 होना चाहिए, यहाँ पर 13/2 हो जाएगा। बोल रहा है कि सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इफ 0.15। सर 1 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो 0.15 से कितना प्रोड्यूस होगा? 0.60। कैसे? 4 टाइम्स करना है सर। 1 मोल से देखो ना, यहाँ पर 1 मोल से, ये देखो, कोई बोले सर कैसे निकाल रहे हो, तो ये देखो 1 मोल से 4 मोल, सर ये 0.15 मोल है सर, गिवन दिया है, इसके निकालने हैं। 0.15 इंटू 4 डिवाइड बाई 1, 0 से कितना आ जाएगा? 0.60 मोल। तो स्टोइचियोमेट्री भैया इजीएस्ट तरीका यही है, क्रॉस कर करके आंसर निकाल दो। क्या करना है? जो गिवन है उसको दूसरे के, जिसको निकालना है उसके स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई इसका स्टैंडर्ड। पक्का? ठीक है। नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री बहुत सिंपल सी है, लेकिन अब देखना प्यूरिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? प्यूरिटी मतलब क्या होता है, ये ना हमेशा याद रखना है। ये कब होता है? जब रिएक्टेंट का सैंपल हो। और रिएक्टेंट सैंपल क्या होता है कि रिएक्टेंट का जब भी सैंपल लिया जाता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है प्योर रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन करता है, लेकिन एक होती है उसके साथ साथ इंप्योरिटीज। अब इंप्योरिटीज के साथ दिक्कत क्या है कि प्योर रिएक्टेंट जो रिएक्शन करेगा, अब इंप्योरिटी तो फालतू की बैठी रहेगी ना। तो जब भी आपको प्योरिटी का कॉन्सेप्ट यूज होना शुरू हो जाए, समझ जाना कि भैया कुछ गंदगी है, कुछ ऐसी चीजें हैं रिएक्टेंट के साथ जो प्रोडक्ट में अपने पास सर रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ऑब्वियस इंप्योरिटीज, मान लो मिट्टी है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिट्टी आ गई, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा ना, मिट्टी थोड़ा ना रिएक्शन करेगी वो वाली। तो भाई ये प्योर, अब ये हो गया। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जो गिवन मास ऑफ, याद रखिएगा, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल, जब भी कुछ दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट। सर वो कुछ ना कुछ तो इंप्योरिटी होगी ही होगी, तो ये गलती मत करना। कोई पूछ दे मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट क्या होगा, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, यहां पर मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट निकालना है तो आपको अगर परसेंटेज प्योरिटी दी हुई है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी इनटू मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल, मास ऑफ सैंपल। या फिर अगर कोई पूछ दे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी सर, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल। सैंपल मतलब जो आपने लिया है जिसके अंदर इंप्योरिटी होंगी, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। पक्का? तो परसेंटेज प्योरिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बस इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना है, गलती से भी स्टोइचियोमेट्री, गलती से भी इस तरह की मत लगा देना जिसमें तुम खुद ही फंस जाओ। मतलब जो रिएक्टेंट का मास दिया है वो एग्जैक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखना, 200 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बगल में लिख देता हूं 80% प्यूरिटी इज डिकम्पोज्ड, 80% प्यूरिटी इज डिकम्पोज्ड, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। अगर मैं ये रिएक्शन दे देता हूं, ये क्वेश्चन दे देता हूं, तो मास ऑफ CO2 कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, मास ऑफ CO2 कैसे निकालोगे, कैसे होगा। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन सबके लिए सिंपल सा है सर, कैल्शियम कार्बोनेट तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या दे देगा, CO2 दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2।
सर इसका स्टैंडर्ड लिखेंगे 100 ग्राम, इससे कितना हो जाएगा 44 ग्राम, स्टैंडर्ड भी लिख दिया। लेकिन रिएक्टेंट का गिवन मास कितना लूँ, गिवन मास कितना लूँ सर, इसका गिवन मास कितना ले लूँ, 200 ग्राम ले लूँ क्या सर, इसका 200 ग्राम ले लूँ क्या, नहीं 200 ग्राम लेते ही आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये सैंपल है, उसके बगल में उसकी प्योरिटी दी हुई है सर, 200 ग्राम का 80% ही प्योरिटी है। 160 ग्राम इज द कैल्शियम कार्बोनेट मास। अब इसका मास निकालना है CO2 का, कैसे निकालेंगे। 160 ग्राम क्यों दिया, क्योंकि सामने लिखा है 80% प्योरिटी, मतलब जितना भी आपने साइज लिया, जितना ही बड़ा सैंपल लिया, उसमें सिर्फ 80% ही प्योरिटी है, तो उससे सर इसका मास निकाल सकते हैं सर। 160 इंटू 44 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100, निकाल दो 44 इंटू 1.6 ग्राम हो गया, जितना भी आए वो आंसर पक्का। रिएक्टेंट का मास एग्जैक्ट मत ले लेना, क्योंकि रिएक्टेंट का मास गिवन मास के बराबर नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन तो रिएक्शन में इंप्योरिटीज होंगी, तो ऑब्वियसली इंप्योरिटीज वो सेम रिएक्शन नहीं करती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्योरिटी कॉन्सेप्ट में हमेशा रिएक्टेंट जो होती हैं वो थोड़ा सा लेते टाइम अलर्ट मोड पे रहिएगा, पक्का। चलिए, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, आप सब लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा। 20 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन दी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, क्योंकि जो ये रिएक्शन शो करेगा वो नॉर्मल आदमी थोड़ा करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट करेगा। तो सर 20 ग्राम का 20%, 4 ग्राम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और जब 4 ग्राम होगा तो सर 4 ग्राम में देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट की जब हीटिंग होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की जो हीटिंग होगी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 होगा, ये देख लो सर, इसके 100 ग्राम से कितना बन रहा है 44 ग्राम, तो 4 ग्राम से कितना बनेगा सर, इसको कैसे निकालें सर, आपको अभी जस्ट तरीका बताया जा चुका है। 4 इंटू 44, 4 इंटू 44 अपॉन 100 सर, ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस 1.76 ग्राम सर, कर लीजिए। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, पक्का हो जाएगा। डन, चले देखें। चलिए, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब की बार ध्यान सुनिएगा, सैंपल दिया हुआ है, अब क्या प्योरिटी नहीं बताइए, अब क्या प्योरिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे प्योरिटी, प्योरिटी निकालेंगे कैसे। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, रिएक्शन सेम टाइप होगा, पर अब क्या परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, दिया नहीं है, दिया होता तो हम इधर मल्टीप्लाई करते। लेकिन एक चीज पता है, ये जो रिएक्शन करेगा वो कौन करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो ये रिएक्शन है ये कौन करेगा, और प्योर करेगा या इंप्योरिटी वाला भी करेगा, इंप्योरिटी नहीं करेगा ना, प्योर ही करेगा, तो प्योर वाले का। चलो सर 84 ग्राम से कितना मल्टी प्रोड्यूस हो रहा है 44 ग्राम, मास से देख लो सर, इसका और इसका 44, इसको हाँ मैग्नीशियम 24 प्लस 16 40 ग्राम, ये देखिएगा सर, इसका कितना ग्राम मास दिया हुआ है 8 ग्राम गिवन है क्या, इसका मास क्या दिया है 8 ग्राम गिवन है क्या। अगर मुझे 8 ग्राम गिवन है तो मैं इसका मास निकाल सकता हूं यूनिटरी मेथड, या मतलब बोल सकते हैं स्टोइचियोमेट्री से निकाल सकता हूं क्या, कितना होगा प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास जो होगा, जो रिएक्शन में जा रहा है, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना होगा सर, ये स्टैंडर्ड लिख सकता हूं। 8 ग्राम देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया है, तो 8 से क्या करूंगा सर, इसका मास निकाल दो, 8 इंटू 84 डिवाइड बाई 40, 16.8 ग्राम, यही होगा पक्का 16.8 ग्राम। सर ये किसका मास है, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का, किसका मास है प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। सर ये टोटल मास में से देखो 20 ग्राम ले लोगे सारा आंसर कर दो, 20 ग्राम तो सैंपल का मास है ना, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी, परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी सर, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट डिवाइड बाई सैंपल का मास, डिवाइड बाई सैंपल का मास इनटू क्या हो गया 100। प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 16.8, सैंपल का मास कितना है 20 इंटू 100, सर ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 84% हो गया, कितना हो गया 84% हो गया, कितना हो गया 84% हो गया, बस यही कहानी है, 84% हो गया, श्योर है पक्का, डन।
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, करते चले जाओ। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगली बार हो सकता है प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट से प्योर रिएक्टेंट निकालो और प्योर रिएक्टेंट से उसका सैंपल का मास निकालो, प्रोडक्ट से प्योर रिएक्टेंट निकालो, फिर प्योर रिएक्टेंट के बाद सैंपल का मास निकाल दो, हो जाएगा सर। श्योर हो? श्योर हो? चलो, प्योरिटी हो गई। प्योरिटी में क्या कॉन्सेप्ट है कि रिएक्टेंट अपने पास क्या होगा, सही नहीं दिया होगा। रिएक्टेंट का जो सैंपल लिया जाएगा वो सही नहीं लिया जाएगा, रिएक्टेंट का सैंपल सही नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं कि सर अगर प्रोडक्ट ही बेकार बने तो, यील्ड ही बेकार हो तो, जैसे हमारे साथ होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम सोच के बैठते हैं कि अरे सर ऐसे पढ़ाई करेंगे, 12 फरवरी से चालू करेंगे क्रैश कोर्स, ऐसे 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 तगड़े ढंग से पढ़ेंगे, ऐसे मतलब धो धा देंगे, ये करेंगे। बट रियलिटी में नहीं होता। 2 दिन बाद 4 दिन बाद जोश ठंडा होने लगता है। जैसे 2 दिन बाद तीसरा दिन है, तीसरे दिन पे देखोगे भाई जोश धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अरे सर बस रेस्ट, 10 मिनट का रील देख लेता हूँ, आता है और 10 मिनट कब 1.5 घंटे बीत जाते हैं किसी का नहीं पता चला। मैं भी खुद ही बैठे बैठे 10 मिनट देखता हूँ, पता चला कब 1.5 घंटा बीत गया नहीं पता चलता। फिर पता चलता है अच्छा भाई बच्चों को बताना भी है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है। यील्ड का मतलब क्या हो भैया, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी फ्लक्चुएट करती है। जब आप सोच के बैठते हो ना कि दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, 24 घंटे पढ़ूंगा, 12-24 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती, 12 घंटे भी नहीं हो पाती, रियलिटी है। अब मैं मतलब सर किताब खोल के तो बैठा ही रहता हूँ भाई। किताब खोल के बैठने से अगर कोई पढ़ने वाला बन जाता तो पता नहीं तुम्हारे घर में आसपास कितने लोग किताब खोल के बैठे रहते हैं। पढ़ने का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। पढ़ने का मतलब होता है पढ़ना, और उस चीज़ को सीधा सीधा हम रिलेट करते हैं कि हाँ भाई जो पढ़ाई कर रहे सिंसियरली, उस टाइम टाइम का पता नहीं चलता, ठीक है। उस टाइम टाइम क्या होता है, रिलेटिव चला जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे है। यील्ड कॉन्सेप्ट क्या है या एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई तुम जो रिएक्शन करोगे ना, देखो 2 टाइप की चीज़ें एक्चुअली। एक थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब जैसे तुमने नोटबुक बना ली कि सर एकदम मज़ेदार हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब जो आप ना कैलकुलेट करके कहाँ से लेके आ रहे हो। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री, जैसे हम लोग करते हैं। अभी जो कैलकुलेशन कर रहे थे स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट कर रहे थे, ये इतना बनेगा, वो इतना बनेगा, ये इतना रिएक्शन करेगा, यही था। एक होता है एक्चुअल, जैसे हमने बोला कि हम 12 घंटे पढ़ेंगे और सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, एकदम उठ के ऐसे धड़ल्ले से पढ़ेंगे, सर ऐसा करेंगे, बैकलॉग खत्म, कोई बात नहीं। अपने आप का नहीं समझाता है कि अरे सर कोई बात नहीं, धड़ाधड़ खत्म करेंगे। भाई साहब ये धड़ाधड़ के चक्कर में ना सब गड़बड़ जाता है। देखिएगा एक्चुअल यील्ड क्या है। एक्चुअल यील्ड में क्या होता है, एक्चुअल यील्ड में क्या होता है, एक्चुअल यील्ड क्या है तो सर ये एक्चुअल यील्ड मतलब क्या हो रहा होता है कि सर लेस, या बोल सकते हैं जो इन रियलिटी obtained from सिस्टम। जो रियलिटी में आपको सिस्टम दे रहा है, मतलब जैसे आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए ए से आप बी जा रहे हैं, ठीक है, 2 मोल। ये 1 मोल से आप कितना जा रहे हैं, 2 मोल। मैं अगर पूछूं कि सर 10 मोल लेंगे, आप यहाँ 10 मोल ए का लेंगे तो बी के कितने मोल्स बनेंगे, 20 मोल बन जाएंगे। सर 1 मोल से 2 मोल जा रहे हैं, 10 मोल से 20 मोल जाएंगे। ये तो आपने थ्योरेटिकल निकाल दिया ना सर, ये आपका क्या है, 20 मोल क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। सर आपने सोचा कि अरे सर बहुत बढ़िया, ये सर मैं आपको गिवन दे दूं, ये आपको मैं गिवन दे दूं, मैं आपसे पूछूं कि भैया आप बताइए 10 मोल ए का दूंगा तो आप कितना बनाएंगे, आपने बोला सर 20 मोल बनाएंगे। थ्योरेटिकली यही बन जाएगा कि स्टोइचियोमेट्री यही कहता है कि 1 मोल से 2 मोल तो 10 मोल से क्या बन जाएगा, 20 मोल। लेकिन इसके बगल में ना लिखा हुआ है कि ये आदमी इतना अच्छा नहीं है, ये आदमी ना सर 75% यील्ड के साथ चल रहा है, 75% यील्ड के साथ या 75% एफिशिएंसी के साथ चल रहा है। अब तुम अलर्ट हो गए। अब भैया जो तुम सोच रहे थे ना वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर जो तुम सोच रहे थे ना वैसा नहीं होगा। क्यों? अरे भैया देखो ना क्या हो रहा है। सर 1 मोल से 2 मोल, थ्योरेटिकली तो इतना आना चाहिए, बट एक्चुअल में पता है कितना आएगा, एक्चुअल यील्ड कितना होगा सर देखेंगे 20 मोल्स का, एक्चुअली हमारे पास 75 पाएगा। कितना हो गया सर, 3 और 4 कितना हो गया, 5। कितना मोल्स आ जाएंगे सर, एक्चुअली हमारे हाथ में कितना बी का आएगा, 15 मोल आएगा। कैसे पता चला सर, क्योंकि बगल में लिखा था इस रिएक्शन की एफिशिएंसी 75% है। जैसे हम लोग की एफिशिएंसी कितनी होती है, जो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है उसकी 80-90% होती है।
क्यों? क्योंकि 10 घंटे बैठेगा पढ़ने के लिए तो 8-9 घंटे पढ़ लेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, पढ़ लेगा। बैठने को तो भाई 12 घंटे बैठ सकता है वो आदमी, 15 घंटे बैठ सकता है जैसे एग्जाम पास आए। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट यील्ड क्या होगी तो ऑब्वियस है, मोस्टली दिमाग का जो अपना एक लेवल है उसमें 80%, मतलब मान के चलते हैं वही बहुत अच्छा बच्चा है, एकदम कंट्रोल में चल रहा है, तो 80% उसकी एफिशिएंसी होगी। क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है। वो अच्छा बच्चा भी होगा तो यही सोचेगा कि मेरा एम्स होगा नहीं होगा, मेरा ये वाला कॉलेज होगा नहीं होगा, ये होगा होगा, वो कुछ ना कुछ बीच में थॉट्स आते रहते हैं। 10 घंटे में पूरे 10 घंटे पढ़ाई नहीं होती, 8 ही घंटे होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है, इसमें बच्चे का लिखा हुआ है कि 75% यील्ड है, इस रिएक्शन का 75% यील्ड है। मतलब थ्योरेटिकली आप जो निकाल के ला रहे हो ना 20 मोल, वो एग्जैक्ट हाथ में नहीं आएगा। कितना हाथ में आएगा? 15 मोल। सिमिलरली कोई उल्टा दे दे तो, कोई उल्टा दे दे तो, मान लो यही रिएक्शन दी हुई है ए से 2B। सर देखिएगा, अगर मैं देखूं कि इसका 10 मोल, इसके 10 मोल और इसका कितना बन रहा है, इसका 10 ही मोल बन रहा है, इसके 10 मोल्स ऑफ ए, 10 मोल्स ऑफ ये गिवन है और यही मुझे मिल रहा है। बोला गया सर परसेंटेज यील्ड बताइए। अब बताओ परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे? तो सर परसेंटेज यील्ड निकालने का एक तरीका ये होता है, ध्यान सुनना, परसेंटेज यील्ड निकालने का एक तरीका ये होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ये परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका होता है। परसेंटेज यील्ड मतलब एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या करेंगे 100। सर देखिएगा एक्चुअली कितने हाथ में आया आपके 10। सर अगर आप सही से स्टोइशियोमेट्री करते, अगर स्टोइशियोमेट्री करते तो थ्योरेटिकली कितना आना था? एक्चुअली 10 मोल आया, थ्योरेटिकली कितना आना था? सर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते, थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते तो कितना आता? 10 के बदले 20 आता। और परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना परसेंट इसकी यील्ड है? 50% यील्ड है। कितनी परसेंट यील्ड है? 50% यील्ड है। 50% इसकी क्या है? एफिशिएंसी है। देख लो भाई। सर एक्चुअली आप ऑब्टेन्ड कितना हो रहा है? 10 मोल। आना कितना था? थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए था? 20 मोल। सर क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सर जिंदगी में देख रहे हो क्या क्या चल रहा है, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो सर हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई यील्ड को कॉन्सेप्ट क्या है, सर परसेंटेज यील्ड क्या है? 50%। पक्का हो जाएगा। सर आपको या तो थ्योरेटिकल दिया होगा, एक्चुअल दिया होगा, आप यील्ड निकाल दो, या फिर थ्योरेटिकल दिया होगा, यील्ड परसेंटेज दी होगी तो ये एक्चुअल निकाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो क्वेश्चन, देखो सुनना ध्यान से, 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सुनना रहा आप पहले एक बार सुन लेना, फिर अगला क्वेश्चन आप करना खुद से। H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है, प्लस क्या मिल जाएगा? H2CO3 मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो ये रिएक्शन है, ठीक है सर, इसका रिएक्शन बैलेंस्ड है ना? हाँ सब बैलेंस्ड। इसके 100 ग्राम से, 100 ग्राम से इसके कितने बनेंगे? 40 प्लस 32 72 और 72 प्लस 72 प्लस 96 8 9 7 16 168। 100 ग्राम से कितना बनना चाहिए? 168 ग्राम। स्टैंडर्ड तो यही कह रहा है। क्या दिया गया है? इसका 300 ग्राम गिवन है, ध्यान से देखिएगा 300 ग्राम गिवन है। चलो इससे कितना बनना चाहिए था? थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था? देखना, थ्योरेटिकल यील्ड अभी जस्ट स्टोइशियोमेट्री से निकालना सीखा है। 300 इंटू 300 इंटू 168, 300 इंटू 168 डिवाइड बाई 100, कितना बनना चाहिए था? 3 इंटू 168, 3 इंटू 168 ग्राम। सर एक्चुअली में कितना कैल्शियम सल्फेट बन रहा है? एक्चुअल कितना बन रहा है? एक्चुअल यील्ड कितनी है? तो सर एक्चुअल यील्ड जो है ये कितना हो गया यार? 424 और 16 3 जा 48, 48 504 ग्राम हो गया। ठीक है, एक्चुअल यील्ड कितनी है? 272 ग्राम। कितनी है एक्चुअल यील्ड? कितनी है? 272 ग्राम। सर परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? सर एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड देख लो। एक्चुअल यील्ड कितनी बन रही है? 272 और ये कितना है? 504, यही है ना? हाँ, इंटू क्या आ गया? इंटू क्या आ गया? इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा?
देखना ये 136 हो जाएगा और ये कितना हो गया 25, 252 हो जाएगा, 252। एक बार और करो, 126 आ जाएगा और ये कितना होगा 136 का, 136 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 618 आ जाएगा। 618, अरे यार कितना करें, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, 17 से करें क्या, तो ये 4 टाइम्स हो गया और 17 के 17 से 126 है ना, तो 126 कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स करें तो, और नहीं कितना हो जाएगा यार कैलकुलेशन, 68 कितना हो रहा है, एग्जैक्ट कितना हो रहा है 278, 168 ही था ना, हाँ कैल्शियम सल्फेट। चलो यार भाई देखो, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ क्योंकि अब हो गया है काफ़ी टाइम, तो मेरा दिमाग भी कम चल रहा है कैलकुलेशन में। ठीक है, मैं तो, तुम लोग तो बीच में पॉज मार देते होगे, इतनी मेहनत साथ साथ में तो ना करते हो, मुझे पूरा भरोसा है। इसी में चाय पानी सब पी रहे होगे कि अच्छा 53.96, कुछ गड़बड़ ले लिया क्या हमने, कुछ गड़बड़ हुआ है। कैल्शियम का कितना है 40 प्लस सल्फर का कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 64, अरे यार 136 हो गया, यही से गड़बड़ हो गया। अरे रिकॉर्डिंग वाले बैच वाले सब हंस रहे होंगे कि सर फंसे हैं, मज़ा आ रहा है। ठीक है, सर फंसे हैं, मज़ा आ रहा है। 300 इंटू 136 डिवाइड बाई 100, देखो रिकॉर्डिंग में यही फ़ायदा है ना। ठीक है, 40 यार 3 ग्राम, ये हो गया। एक्चुअली कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है, एक काम करते हैं 3 × 136 अपॉन 272 कर देते हैं, इंटू 100 कर दें, तो ये देख लो अपने पास कितना हो गया, ये कितना हो गया 136, तो हाँ उल्टा ही पुट किया ना, 272 डिवाइड बाई 3 इंटू 136 इंटू 100 पुट किया, तो ये कितना हो गया 2/3 इज नथिंग 66.66%। तो ये प्योरिटी ईल्ड का क्वेश्चन आ जाएगा। ईल्ड का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, ईल्ड का क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे आएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें पहले ही बता दिया, एफिशिएंसी पहले ही बता दी है, एफिशिएंसी पहले ही बता दी है कितनी है 80% है। सर ये रिएक्शन देखो, ये क्वेश्चन जो लोग करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। सर देखिएगा, सर 2 मोल से कितने मोल सी के बनने चाहिए हैं, 3 मोल्स ऑफ सी बनना चाहिए, यही बनना चाहिए। सर 20 मोल से कितने बनने चाहिए, सर कितने बनने चाहिए, थ्योरेटिकली तो हमें पता है, थ्योरेटिकली कितने बनने चाहिए सर, 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 30 बनने चाहिए, 30 मोल्स। बट एक्चुअली में क्या 30 मिलेंगे क्या, नहीं सर, एक्चुअल यील्ड कितनी मिलेगी, 30 की नहीं मिलेगी, कितने की मिलेगी, 30 का 80% हमें मिलेगा, 30 का 80% मिलेगा, दैट इज 24 मोल्स ऑफ सी मिलेगा। कितना मिलेगा, 24 मोल्स ऑफ सी मिलेगा। सर देख लो एक्चुअल यील्ड कितना मिलेगा, 24 मोल्स ऑफ सी मिल जाएगा, 24 मोल्स ऑफ सी मिल जाएगा। चलो भाई, अब इसका ना लास्ट मोमेंट, मतलब स्टोइचियोमेट्री का लास्ट टॉपिक क्या है, तो वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एलआर। भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है सर, सबसे पहली चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल दे तो सीधा सीधा, लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब वैसा रिएक्टेंट विच इज 100% विच इज फुल्ली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, फुल्ली कंज्यूम्ड या यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये कॉन्सेप्ट कब आता है ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट कब आता है ये याद रखना। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब एक से ज्यादा, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट्स क्वांटिटी इज गिवन। अगर एक रिएक्टेंट से ज्यादा ही क्वांटिटी गिवन है, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट्स क्वांटिटी इज गिवन, अगर एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी से ज्यादा लोगों की, मतलब एक से ज्यादा 2 3 4 लोगों की अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी हुई है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब
कि सर जब दो रिएक्टेंट हो तो, जैसे अभी क्या हो रहा था, अभी तक स्टोइकियोमेट्री में क्या हो रहा था कि एक रिएक्टेंट दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है, आपस में रिलेट कर लो। लेकिन अगर एक से ज्यादा दे दिया जाए तो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये दे रहा है, अब मैं आपको गिवन में ही क्या करूं, इसके गिवन में ही क्या दे दूं, 10 मोल दे दूं, और इसके गिवन में ही क्या दे दूं, 10 मोल दे दूं, और अब पूछूं कि सी के मोल्स बताओ, अब मैं पूछूं कि सी के मोल्स बताओ तो कैसे निकालोगे, अब मैं पूछूं कि सी के मोल्स बताओ तो कैसे निकालोगे, दोनों की ही क्वांटिटी दे दी। पहले एक बंदा था तो एक बंदे में मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन अगर अब दोनों की ही क्वांटिटी दे दी गई मुझे, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा, देखो सर कुछ नहीं करना, जो गिवन है ना, आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, अभी एक शॉर्टकट ही बता दूंगा। शॉर्टकट ये होता है अगर मोल्स दिए हुए हैं, शॉर्टकट ये होता है, ठीक है, मोल्स दिए हुए हैं तो आपको कुछ नहीं, जो गिवन मोल्स हैं बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, जो स्मॉलेस्ट वाला होगा, स्मॉलेस्ट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, स्मॉलेस्ट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है 2 मोल, इसका 1 मोल, सर क्या करेंगे 10/2 करेंगे 5 आ जाएगा, और ये 1/10/1 करेंगे 10 आ जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट इससे क्या पता चल गया सर 10, ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर आप भूल गए या एग्जाम हॉल में मोल्स नहीं दिया है, क्या करना है, देखो 10/2 करो, लिमिटिंग रिएजेंट जो गिवन मोल से डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 10/1, 10/2 5 हो गया, और 10/1 कितना हो गया 10, तो सर क्या होगा 5 इज मतलब 5 वाला क्या हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन अगर बाय द वे आप भूल गए, एग्जाम हॉल में आप भूल गए कि सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, वो पूछ गए, मतलब भूल गए, मोल्स के टर्म में ना देखे, ग्राम के टर्म्स में दिया हो, तो एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड बताता हूं, एक सिंपल सा तरीका आपको बताया जा चुका है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, ध्यान से देखना, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 मोल्स ऑफ ए, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 मोल्स ऑफ ए, मोल ऑफ बी कितना रिक्वायर्ड होगा, मोल्स ऑफ बी कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर सोचो पूरा का पूरा 10 मोल ए का रिएक्ट कर जाए तो स्टोइकियोमेट्री से निकाल सकते हो बी के कितने मोल्स चाहिए होंगे, 10 × 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, 10 × 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, 5 मोल। देखना सर आपने बी के मोल्स पहले निकालने हैं, ए का मोल्स छोड़ दो, ए के मोल्स पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए तो बी के कितने मोल्स चाहिए होंगे 5 मोल। और उल्टा देख के लिख के देखो, फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 मोल्स ऑफ बी, अगर बी के पूरे 10 मोल्स रिएक्ट कर जाते तो भैया मोल्स ऑफ ए क्या रिक्वायर्ड होगा, मोल्स ऑफ ए क्या रिक्वायर्ड होगा, मोल्स ऑफ ए क्या रिक्वायर्ड होगा। सर देखिएगा अगर ए के मोल्स हटा दीजिए, अब देखिएगा स्टोइकियोमेट्री लगाइए, 10 × 2 डिवाइड बाई 1 क्या हो गया 20 मोल। क्या सर अब देखिएगा कौन सा पॉसिबल रिएक्शन पॉसिबल है, सर ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर 10 मोल ये पूरा रिएक्ट करेगा तो इसके 5 ही मोल रिएक्ट करेंगे, 10 मोल दिए हैं सही है, लेकिन अगर इसके 10 मोल रिएक्ट कराने हैं तो ए के कितने चाहिए होंगे 20 मोल, ए के कितने चाहिए होंगे 20 मोल, तो भैया ए के कितने चाहिए होंगे 20 मोल, और 20 मोल आपको दिया नहीं है, ए के 20 मोल्स नहीं गिवन है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन खत्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन, लिमिटिंग रिएजेंट अभी भी कौन आया, ए आया, मतलब ए डिसाइड करेगा सी के मोल्स कितने होंगे, ए डिसाइड करेगा सी के मोल्स कितने होंगे। और मोल्स ऑफ सी कैसे निकालें, सर ए डिसाइड करेगा, गिवन है, गिवन को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर इसके स्टैंडर्ड से, डिवाइड बाई क्या कर दो डी, तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हो, ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, जो स्मॉलेस्ट रेशियो आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन हाँ अगर मोल्स नहीं दिया है, मास दिया हो तो आप ऐसे लिख के, वॉल्यूम दिया हो आप ऐसे लिख के आंसर निकाल सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, जैसे कैसे इसमें देखो ना, ए कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो बी के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे 5, और ए एक बार खत्म हो गया, ए खत्म हो गया रिएक्शन रुक जाएगी,
जाएगी, लिमिट लग जाएगी। लिमिटिंग रिएक्शन मतलब सर इसके खत्म होते ही जैसे ही ये रिएक्टेंट फिनिश हुआ सर ऑब्वियस रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। रिएक्शन जब आगे नहीं जाएगी ऑब्वियस इसने क्या किया, लिमिट लगा दिया। ए का खत्म होते ही रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है सर, वो रिएक्टेंट दिस इज फुल्ली कंज्यूम्ड, जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, विच इज फुल्ली कंज्यूम्ड और ड्यूरिंग रिएक्शन पूरा का पूरा जीरो हो जाए। सिंपल सा, कहीं भी देखोगे ना, जैसे देखो ये देखो, अब मान लो ये रिएक्शन है, अगर मैं गिवन में ही लिख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं गिवन में ही लिख दूं कि सर मैं इसका 10 ग्राम और इसका 40 ग्राम ले रहा हूं, अब गिवन में मैंने पहले ही दे दिया, अब मैं बोल रहा हूं बताओ H2O का मास कितना बनेगा, बताओ H2O का मास कितना बनेगा। अब तुम कंफ्यूज हो गए कि सर मोल्स दिया होता तो ट्रिक लग जाता, लेकिन अगर मास दिया है तो क्या ट्रिक लगाएं, तो भैया कुछ नहीं करना, आपको बेसिक चीज पकड़िए। ये देखिएगा, ये 4 ग्राम है, ये कितना है 4 ग्राम है, ये कितना है सर 32 ग्राम है। सर एक बात बताइए, मैं एक लाइन लिखता हूं, बस एग्जाम हॉल में ये लिखना, एक बार एक कंडीशन लिखना कि अगर कंप्लीट 10 ग्राम ऑफ कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करे तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। सर ये 10 ग्राम पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा तो 10 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। सर 80 ग्राम O2 चाहिए, 80 ग्राम O2 है क्या, 80 ग्राम O2 है क्या, नहीं है ना, 80 ग्राम O2 है क्या, नहीं है, मतलब हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का 10 ग्राम अगर पूरा रिएक्ट करना होता तो 80 ग्राम हाइड्रो ऑक्सीजन चाहिए, उतना नहीं है। उल्टा सोचो, एक बार उल्टा सोचो, जो रिएक्शन पॉसिबली खत्म हो जाए, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड। अगर इसकी बात करें, ध्यान देखना, इसकी बात करें तो सर 40 इंटू क्रॉस करो डिवाइड बाई, सर 40 इंटू गिवन इंटू दिस डिवाइड बाई 32, सर 8 4 जा 8 5 जा, सर 4 से 4 गया, कितना चाहिए 5 ग्राम चाहिए, 5 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 5 ग्राम हाइड्रोजन है। सर ये रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया सर O2 हो गया, कंप्लीटली खत्म हो सकता है। एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, एक्सेस में कौन होगा, एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, एक्स्ट्रा में कौन होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये खत्म हो जाएगा। एक्सेस में कौन बच जाएगा, सर देखिए ना 10 ग्राम लिया था उसमें से 5 ही ग्राम तो यूज हुआ, तो 5 ग्राम O2 क्या हो जाएगा, 5 ग्राम। एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, 5 ग्राम बच जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट, और अगर मैं पूछूं मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O कितना बनेगा, तो सर मास ऑफ H2O कौन डिसाइड करेगा। अब सर मास ऑफ H2O डिसाइड करेगा कौन, सर मास ऑफ H2O डिसाइड करने वाला कौन होगा, ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। क्यों, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। दोनों रिएक्टेंट थे, दोनों में से एक ही बंदा डिसाइड करेगा। कैसे पता चला, सर ये खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये फिनिश होगा रिएक्शन रुक जाएगी, H2O बंद हो जाएगा। तो मास ऑफ H2O कैसे डिसाइड होगा, तो सर वो होगा 40 इंटू 36 अपॉन 32, यही होगा सर। 8 4 जा 8 5 जा 4 से ये 9 टाइम्स 45 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा, 45 ग्राम। तो इसके ऊपर बस यही क्वेश्चन है, आपको एग्जाम हॉल में ये दो चीजें लिखनी है, आंसर आ जाएगा। अगर मोल्स दिया है, बहुत सिंपल, मोल्स दिया है तो मोल्स के केस में तो शॉर्टकट लग जाएगा। लेकिन अगर मास दिया है तो आप 2 लाइन लिख के देखो, एक बार इसको कंप्लीटली खत्म करके देखो, एक बार इसको कंप्लीटली फिनिश करके देखो, जो हो जाए, जो पॉसिबल है। जैसे ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोजन पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा ना, तो सर ऑक्सीजन का इतना मास है ही नहीं। 10 ग्राम पूरा रिएक्ट करना चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 80 ग्राम, है ही नहीं, 80 ग्राम दिया ही नहीं है, 40 ग्राम दिया हुआ है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। कैसे पहचानते हैं, एग्जाम हॉल में 2 लाइन लिख के पहचानते हैं। इससे मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट मिल जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट मिल जाता है, और ये भी पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। पक्का, चलिए बताइए, क्वेश्चंस चालू कीजिए। स्टोइचियोमेट्री फिनिश करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, दैट रिएक्टेंट जिसका कुछ अमाउंट बच जाए, नहीं सर, जो कंप्लीटली क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाए, जो कंप्लीटली क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाए। ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब आपके सामने ये रिएक्शन लिखी थी मैंने थोड़ी देर पहले, अब देखिए इसमें निकालिए। अब मोल्स के केस में तो आप इस यूनिट फटाफट निकाल सकते हैं, यहां नहीं निकाल पाएंगे। आपको पूरा ये 8 ग्राम दिया है, ये कितना दिया है, 32 ग्राम, ये कितना दिया। अब ये दोनों गिवन है, आपको स्टेटमेंट लिखनी है क्लास में, एग्जाम हॉल में।
ऐसे दिख गया, मुझे तो दिख गया भाई। कैसे? तो देख लो, यहाँ पे मास ऑफ वाटर भी निकालना है 36 ग्राम। देखो कैसे दिख गया, लिमिटिंग रेट मुझे पहले ही दिख गया। कैसे सर? रिएक्शन को पढ़ के देखो, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए? 4 ग्राम चाहिए। 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 8 ग्राम दिया, यही कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। कैसे? तुम नहीं करना चाहते तो लिख के करो। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्शन होगा तो मास ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? सर मास ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? मास ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? तो सर 8 ग्राम, 8 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4, सर कितना रिक्वायर्ड होगा? 64 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। उतना है ही नहीं, तो ये पॉसिबल है नहीं। उल्टा चेक कर लेते हैं। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2, ऐसे तो पता चल गया है लेकिन फिर भी अब निकाल देते हैं। मास ऑफ H2 कितना रिक्वायर्ड होगा? मास ऑफ H2 कितना रिक्वायर्ड होगा? निकालो सर। 32 इंटू 4 डिवाइड बाई 32 कितना होगा? 4 ग्राम होगा। मतलब सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट जो फिनिश होने वाला है ऑक्सीजन। एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा? एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा? एक्सेस रिएक्टेंट होगा हाइड्रोजन। कितना बचेगा? अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना बच जाएगा? कितना हाइड्रोजन बच जाएगा? सर 8 ग्राम में से कितना ग्राम रिएक्ट करेगा? देख लो, 4 ही ग्राम रिएक्ट करेगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बचेगा। सर व्हाट इज मास ऑफ H2? H2O का मास कितना प्रोड्यूस होगा? मास ऑफ H2O प्रोड्यूस कितना होगा? तो सर मास ऑफ H2O प्रोड्यूस कुछ नहीं, निकालोगे सर कितना होगा? ये मेरा लिमिटिंग रीजेंट है, ये डिसाइड करेगा। सर 32 इंटू 36 डिवाइड बाई 32, 36 ग्राम कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। सर लिमिटिंग रीजेंट कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। नहीं सर, हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। 40 ग्राम पानी नहीं, 36 ग्राम। ए इज द करेक्ट आंसर। निकालो। अब यहां पर देखो, इक्वल वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इक्वल दिया है। सर एक बार रिएक्शन को लिख के देखो, इक्वल वॉल्यूम दिया है। इक्वल वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? सर इसको देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 22.4 लीटर, 3 इंटू 22.4 लीटर, और इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसको मैं 22.4 से डिवाइड कर दूं तो इसको 1 लीटर, इसको 3 लीटर, और इसको कितना लिख सकता हूं? 2 लीटर लिख सकता हूं। याद करो, स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख सकते थे। अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, इसका भी x लीटर ले लेता हूं और इसका भी x लीटर ले लेता हूं, जो एग्जाम हॉल में गिवन है, जो एग्जाम हॉल में गिवन है। बताओगे 1 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा? 3। तो x लीटर के लिए कितना चाहिए होगा? 3x, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे? लिख लो, फिर से लिखो। सर फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ x लीटर ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे तो खुद से ही पढ़ के देख सकते हो ना। 1 लीटर के लिए कितना चाहिए? 3 लीटर। तो x लीटर के लिए कितना चाहिए? 3 लीटर, 3x लीटर। उतना नहीं है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो यही क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी मर्जी है, x ना मान के 10x मान, 10 लीटर मान लो। करो। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O बन जाएगा। ये देख लो। सर क्या हो रहा है? इसके 0.2 मोल्स दिए और इसके कितने दिए हैं? 0.5 मोल्स दिए गए। सर 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है, सर 0.2 से 0.2 रिएक्ट करेगा। सर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका कितना बच जाएगा? लिमिटिंग रीजेंट कुछ कुछ देख के ही बता सकते हो ना, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके निकाल लो। सर लिमिटिंग रीजेंट ये डिसाइड करेगा कैल्शियम सल्फेट कितना बने, तो ये डिसाइड करेगा कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसाइड करेगा कितना बनेगा। तो सर ये कितना बन जाएगा? 0.2 मोल बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 0.2 मोल बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 0.2 मोल। करो। 5 मोल नाइट्रोजन 10 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। सर जल्दी जल्दी करो, निकालो अब लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स में दिया है तो मोल्स के केस में तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे ही निकाल सकते हैं। 5/5, 5/1 1 हो गया, 10/3 3.33। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? सर लिमिटिंग रिएजेंट यही हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट इसके 10 मोल थे, यही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्योंकि सर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए। NH3 कितना बनेगा? सर इसके 3 मोल से इसके 2 मोल्स बनते हैं, तो सर 10 मोल से कितने बनेंगे? सर स्टोइचोमेट्री 10 इंटू
सर क्रॉस करना, शॉर्टकट करना सीखा था तो 20/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20/3 आ जाएगा। कर भाई, क्वेश्चंस कर, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। रिएक्शन, रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए, रिएक्शन लिखने ऐसे आना चाहिए, H2+2। इसको सर, इसका 1 लीटर, चाहे ऐसे लिख देता हूं, देख लेना भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। तुझे क्या दिया गया है सर? ये गिवन है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सर? लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा। कैसे सर, एक बात बताओ, 22.4 लीटर के लिए कितना चाहिए? 22.4 इतना दिया है क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब बेकार हो गया। इसके 22.4 के लिए 22.4, तो 11.2 के लिए 11.2 चाहिए, निकाल लेंगे, यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सर इसके कितने मोल्स बनेंगे? सर क्या करें, इसके मोल्स निकालने हैं, ये गिवन है 11.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 22.4, 11.2 ये कितना हो गया? 2, 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मोल HCl, 1 मोल HCl। चलिए निकालिए अब इसके सबके स्टोइचियोमेट्रिक को। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? सीधा सीधा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सर? 8/2 4 हो गया, 5/1 1 हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? P। और P डिसाइड करेगा कि R कितने मोल्स बनने हैं, तो P डिसाइड करेगा R कितने मोल्स बनने हैं। 2 मोल से 1 मोल, तो 8 मोल से कितना बनेगा सर? ये कितना बनेगा मोल में? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाओ, 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 4 मोल हो गया, 4 मोल्स ऑफ R। बस भाई, अब इतने क्वेश्चन क्रैश कोर्स में कर रहे हो, करो भाई, तुम खुद से करो, कितना रिएजेंट बनेगा, कैसे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, क्या होगा देखो। सर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? 5/1 5 हो गया, 8/2 तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? B हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट B हो गया, 8/2 4 हो गया। सर C कितना बनेगा? C कितना बनेगा? कुछ तो गड़बड़ हो गया है इसमें, कुछ डेसिमल गड़बड़ हो गया है, ऑप्शंस गलत हैं, ये ऑप्शंस गलत हैं। C के मोल्स कितने बनेंगे देखिएगा, 2 मोल से 1 मोल, तो 8 मोल से कितना बनेगा? डैश मोल। कितना होगा? तो मोल्स ऑफ C, मोल्स ऑफ C कितना होगा? 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितने बनेंगे? 4 मोल्स ऑफ C बन जाएगा, 4 मोल ऑफ C बन जाएगा, पक्का। चलो भाई ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री हो गई, स्टोइचियोमेट्रिक अपने पास स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हो गई हैं, वो पूरा का पूरा वो। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रहती हैं, बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने लास्ट क्लास में करा था। हमने देखो कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिए हैं। मास बाई मास कर लिया है, मास वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कर लिया है, अगर बात करूँ मास बाई वॉल्यूम कर लिया है, और 4th वन वॉल्यूम बाई मास कर लिया है। पहले तो ये 4 परसेंटेज वाले किए, फिर हम लोगों ने कल की क्लास में मास फ्रैक्शन किया है। कल की क्लास में हमने क्या किया था? मास फ्रैक्शन किया था। फिर हम लोगों ने क्या किया है सर? वॉल्यूम फ्रैक्शन किया हुआ है, वॉल्यूम फ्रैक्शन किया हुआ है। और फिर हमने क्या किया है सर? मोल फ्रैक्शन किया हुआ है। हमने क्या किया था? मोल फ्रैक्शन किया हुआ था। तो ये फ्रैक्शन के टर्म्स हो गए थे। फिर हमने एक और चीज़ करी थी, पीपीएम किया था, और 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पीपीबी कर लिया था। ये हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लास्ट क्लास में इतने कर लिए थे, इतने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने फिनिश कर लिए थे। सर आपको मतलब सारे फॉर्मूले कल ही कराए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। आज जो हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें करने हैं वो है मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम, कैपिटल एम। भैया ध्यान सुनिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में ये सब चीजें फिर से रिपीट होंगी, सॉल्यूशन में फिर से रिपीट होंगी। मोलैरिटी क्या है? तो सर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स देखिएगा सर, सॉल्यूशन जब भी बनाएंगे तो 2 लोग होंगे। एक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, जो पहले होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? जो क्वांटिटी वाइज क्या हो? कम हो, लेस इन क्वांटिटी हो, लेस इन क्वांटिटी हो। सॉल्वेंट कौन होगा? जो हाई इन क्वांटिटी हो, जो ज्यादा होता है क्वांटिटी में उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। मोस्टली हम सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं नहीं, एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करता है 1 और 2 के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखिएगा। सॉल्यूट हो गया और क्या हो गया? सॉल्वेंट। मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, या हम बोल सकते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन।
1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं उसी को क्या बोला जाता है, मोलैरिटी। मतलब अगर सामने वाले की मोलैरिटी कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2mNaCl एक्वस सॉल्यूशन अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 2mNaCl एक्वस सॉल्यूशन अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि सर 2 मोल्स ऑफ NaCl is present in 2 moles of NaCl is present in 1 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 moles of solution, 1000 ml of solution। भाई चल जाए यार, 1000 ml of solution मतलब कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में किसके मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, किसके, NaCl के 2 मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला देखेंगे तो मोलैरिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन याद रखिएगा ये मोल में लेंगे और ये किस में लेंगे, लीटर्स में। मोलैरिटी मोल्स और लीटर में, इसीलिए मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं मोलर, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल M से। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना देके कभी कभी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी किसको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को। 2 मतलब सॉल्यूट, और अगर वाई देवे वॉल्यूम आपका लीटर में दिया नहीं है, ml में दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला आप यूज करिए। 2 जो है वो क्या है, सॉल्यूट का। 2 हमेशा याद रखना, जब भी आपको सॉल्यूशन में, कल जब चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें भी क्या आएगा, 2 मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, पक्का। तो 2 सॉल्यूट 1 क्या हो गया, सॉल्वेंट, पक्का। तो मोलैरिटी इसको बोलते हैं, मोलैरिटी इज नथिंग, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट, पक्का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पक्का। इसी अब अच्छा यहां से देखना, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिख दूंगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं क्या, लीटर्स में। कैसे आया सर, ये रहा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर्स में लिख सकता हूं, पक्का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा ऐसे। अच्छा, किसी ने बोल दिया कि सर अगर वॉल्यूम ml में हो जाए तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अगर ml में दिया हो तो यहां सर मोल्स ना निकल के क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ml में दिया तो मिली मोल्स, वॉल्यूम में दिया तो लीटर में दिया तो सर सॉल्यूट, नंबर ऑफ मिली मोल्स, ऐसे आ जाएगा। ध्यान से देख लो अपने पास, मोलैरिटी इसको बोलते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला है डायरेक्ट पुट करो, आंसर निकालो। इवन आप मोलैरिटी को ना अभी देखोगे आप, मोलैरिटी के साथ साथ एक टर्म और आता है, फिर हम लोग कल अब इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे। मोलैरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान सुनना, इट रिप्रेजेंट्स, दोनों में डिफरेंस है, कैपिटल M और स्मॉल m में डिफरेंस है। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्रेजेंट इन वो सर 1 लीटर सॉल्यूशन में करता है, ये 1 kg सॉल्वेंट में, या हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में करता है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में करता है, 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी का स्मॉल m का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल्स में है तो ये क्या हो जाएगा, केजी में, ये मोल्स में है तो ये केजी में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मोल्स पर केजी होता है, या फिर इसी को N2 बाई W1 भी लिख सकते हैं। W1 किस में लेना है, केजी में, या फिर N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, सर ये लिख सकते हैं गिवन मास। W मतलब गिवन मास, M मतलब मोलर मास, और देखोगे W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन
क्या हो जाएगा W1। ये अगर ग्राम में दिया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसका यूनिट को हम लोग मोलल भी बोल देते हैं, इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई टोटल देखोगे तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 9 तो हमने पहले कर रखे हैं, 2 अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके ऊपर की कहानी और जो है वो अगली क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा आपके लिए, अगली क्लास में इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर और जो कहानी है मिक्सिंग में क्या होता है, डाइल्यूशन में क्या होता है, ये सारी कहानी हम लोग अगली क्लास में जरूर करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कोई बोले कि अरे सर आज के लिए आपका मेजर जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्टोइशियोमेट्री पे, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टोइशियोमेट्री, और इसके अंदर जो प्यूरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो यील्ड का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से कीजिएगा। बाकी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बाद मैंने इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सब कुछ कैलकुलेट करना बताया है सर। बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग एक बार कल फिर से करेंगे, याद करके रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपका वेट कर रहे होंगे। कल आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपका वेट कर रहे होंगे, डीपीपी प्लस रिवीजन। कोई बोले सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आधा रह गया, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन चैप्टर का पहला टॉपिक है, तो यहाँ से जो पढ़ना, जहाँ खत्म कर रहे हैं उसी का बड़ा भाई कल आ जाएगा, और वहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को फिर से पहले इस आधे घंटे में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही करने वाले हैं। तो डोंट वरी, अभी बस बता दिया, बेसिक डेफिनेशन बता दी, कल वेट करिए, कल के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ओके, हमारे पास मूल कॉन्सेप्ट का जो 11th वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है, मतलब हमने सब कुछ 11th का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। जितना अलग अलग हो सकते हैं मैंने भाई जितने क्वेश्चंस मैं करा सकता हूँ कम टाइम में, मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के हों चाहे स्टोइशियोमेट्री के हों, क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। बट फिर भी अगर किसी को लगता हो तो भाई आप डीवीपी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, डीवीपी का सॉल्यूशन देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, मोस्ट वांटेड नीट केमिस्ट्री कर लीजिए 45 दिन वाला, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है, कोशिश करते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स में आपको हर एक दिन बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, इन सबको इकट्ठा कीजिए और एक अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाइए, सो दैट कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में डर ना लगे। फॉर्मूलाज एक साथ लिखते जाइए, सो दैट कि आपको एक बार में ऐसा ना हो कि जब चैप्टर एंड हो तो उसी के साथ साथ आपके फॉर्मूलाज भी एंड हो जाए कि हाँ यार इस चैप्टर के इतने फॉर्मूलाज हैं, 2 पेज 4 पेज जो भी हैं उसी में ख़त्म कर लो। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में नया चैप्टर, नई शुरुआत। ठीक है, चलो बाय बाय, एंजॉय करो।